डॉक्टर साहब हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राकेश वर्मा जी, आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। और आप बहुत व्यस्त रहते हैं, उसके बाद भी आपने समय दिया और पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवान्यास आपका हृदय से स्वागत करता है। डॉक्टर साहब के पास जब भी मैं कोई मरीज भेजता हूँ, दीनहीन गरीब रहता है, सफदरजंग अस्पताल में वो जिंदा होके आ जाता है। हमारे यहाँ के नीरज सोनी जी एक पत्रकार हैं, उनकी माता जी एक नीरज जी एक बुंदेली चुगली चैनल चलाते हैं। उनकी माता जी को कई जगह डॉक्टरों ने मना कर दिया था। जब हमने उनके पास भेजा, उन्होंने सहृदय उनका इलाज किया। और ऐसे अनेक नीरज सोनी जैसे कार्यकर्ता हैं जो डॉक्टर राकेश कुमार जी मदद करते हैं। आपको मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं बताना चाहूंगा यह चौथी व्याख्यान माला है और इस व्याख्यान माला में माइक्रोसॉफ्ट टीम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, इसमें अनलिमिटेड स्काई है, कितने लोग भी इसमें जुड़ सकते हैं। और इनमें हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि पिछली बार 1540 लोग इसमें जुड़े थे। वो 1540 वे लोग थे 1540 वे लोग थे जो 2 या 3 लोग एक साथ देख रहे थे। इसलिए मैंने आपने अभी तक जूम ऐप और स्काइप वगैरह का अनुभव था, आज आपको एक डिफरेंट अनुभव मिलेगा। कई दिनों से 7 दिनों से ये प्रचार प्रसार का काम चलता है। आज लोगों के प्रश्न आए हैं, आप देख रहे होंगे आपके राइट स्क्रीन में बहुत सारे प्रश्न अभी आ रहे हैं। कई प्रश्न आपके आएंगे। डॉक्टर राकेश वर्मा जी का मैं परिचय बहुत पहले से करा चुका हूं, फिर भी एक बार न्यास की तरफ से मैं बताना चाहूंगा कि वो कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर हैं, स्वास्थ्य सेवाएं भारत सरकार के वो अपर महानिदेशक हैं, भारत के प्रधानमंत्री के वो पूर्व में चिकित्सक रहे हैं, कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख हैं, सफदरजंग अस्पताल जो भारत सरकार का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है उसके वो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं। और सबसे बड़ी चीज है वो खेलों में विश्वविद्यालय के कैप्टन रहे हैं। तो हृदय के लिए खेलों का बहुत बड़ा संबंध है। और एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया के फेलो हैं, फेलो टेक्सास हार्ट इंस्टीट्यूट यूएसए रहे हैं, फेलो फिनिक्स हार्ट इंस्टीट्यूट यूएसए है। डॉक्टर राकेश वर्मा जी, आपका परिचय तो बहुत बड़ा है। मुझे कोरोना काल में आपने जो सेवा की है, दिन रात मीटिंग कर रहे हैं, वो पूरी क्षेत्र की जनता आपका हृदय से स्वागत करती है। आपको बता दूं कि इसमें मुख्यतः तो छतरपुर, सागर, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा, झांसी, ग्वालियर के लोग जुड़े हैं, लेकिन बेंगलोर, यूएसए, कनाडा इन जगहों से भी हमारे संपर्क के लोग जुड़े हैं। अनेक डॉक्टर लोग इसमें जुड़े हैं। मगर मैं आपको बताऊं, मेरा उद्देश्य डॉक्टरों से ज्यादा जुड़ने का था। मेरे गांव गरीब के लोग कोरोना काल में अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए। कई लोग दवाइयां लेते हैं, उन्होंने दवाइयों संबंधी प्रश्न पूछे। मैं अनुरोध करता हूं कि शुरू में आधे घंटे आप जनरल आज के विषय के बारे में, जो हमारा विषय है हृदय रोग की बीमारियां, डायबिटीज और शुगर का निदान, इस विषय के बारे में आप रखेंगे। बाद में सभी लोगों के प्रश्न हम आपको एक एक करके बताएंगे, आप उनका उत्तर देंगे और अंत में ई अभिनंदन पत्र से क्षेत्र की जनता का सम्मान करेंगे। डॉक्टर राकेश वर्मा जी, अपनी चर्चा शुरू करें। धन्यवाद, स्वागत है। यहाँ से शुरू करो ना, बोल दो। डॉक्टर साहब, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज बोलिए। माइक ऑन करिए डॉक्टर साहब, राइट साइड माइक ऑन करिए डॉक्टर साहब। के चले गए हो, आवाज नहीं, वो नहीं बोल। डॉक्टर साहब, अब आवाज आ गई? हाँ जी, स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं खाली ये प्रार्थना करना चाह रहा हूँ, बस बताना चाह रहा हूँ कि राकेश मिश्रा साहब जो आपने काम कर रहे हैं, ये बहुत ही श्रेष्ठ कर बात कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि अपने जनमानस को, अपनी माटी को बगैर भूले हुए, अपने गांव को, अपने कुटुंब को, अपने नगर को, अपने कस्बे को, उसकी प्रगति के लिए, उसके जनमानस के लिए, उसकी जो नागरिक हैं उस इलाके के, उनकी सेवा सुविधा और शुश्रूषा, उस सब के लिए, इलाज के लिए आप हमेशा अग्रणी रहते हैं। ये देख के
बहुत संबल मिलता है, एक आदर्श आप कीर्तिमान कर रहे हैं। दूसरी बात, आज के जमाने में जब लोग अपने माता पिता, अपने दादा परदादा का योगदान को भूल के केवल भविष्य को देख रहे हैं, उसको भी आप एक कीर्तिमान स्थापित करके उन सभी के लिए आदर्श के रूप में हैं कि आज अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी आप अपने घर परिवार, अपने माता पिता, अपने पूर्वजों को इस प्रकार से एक श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसके लिए भी मैं आपका साधुवाद कहना चाहता हूं। अब मेडिकल बात पे आ जाएं हम लोग। देखिए, देश ही नहीं पूरा विश्व एक बहुत महती पेंडेमिक महादशा से गुजर रहा है और सचमुच ये कलयुग है। अमेरिका जैसे विकसित देश में 1,35,000 से ज्यादा आदमी मृत्यु के द्वार तक पहुंच चुका है, मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। पूरे विश्व में लगभग 10 लाख के आसपास लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। ऐसी महामारी न सुनी थी, न देखी थी, न सोची थी कभी। तो पहली बात तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आपके इस न्यास के माध्यम के थ्रू, मिश्रा न्यास के माध्यम के थ्रू आप लोग जो भी देख रहे हैं, चाहे डॉक्टर हों, चिकित्सक हों, वैद्य हों, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों, व्यापारी हों, कार्यकर्ता हों, मैनुअल वर्कर हों या कारीगर हों, स्त्री हों या पुरुष हों, बच्चे हों या बुजुर्ग हों, अधेड़ हों या बीमार हों, उन सभी से मेरी एक निवेदन है, एक मेरे कहना है कि ये जब कभी आप ट्रेन से सफ़र करते रहे होंगे तो स्टेशन आने के पहले एक ऊंचा सा केबिन दिखाई पड़ता है जिसमें एक आदमी लाल झंडी या हरी झंडी लिए खड़ा दिखाई पड़ता था। वो लाल झंडी हरी झंडी तो आपने अवश्य देखी होगी, लेकिन साथ ही साथ जरा गौर करिए उस केबिन के नीचे क्या लिखा रहता था। 4 लाइनें। मैंने बचपन में बहुत ट्रेन से सफ़र किया है, रेलगाड़ी से बहुत सफ़र किया है, तो उस समय कुछ और मोबाइल नहीं होता था, रेडियो नहीं होता था, अखबार नहीं होता था, तो सब देखते रहते थे बाहर क्या है। उसमें लिखा होता था, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो मेरे भाइयों, माताओं, बहनों, इस कोरोना से बचने के लिए सावधानी ही उपचार है, बचाव ही उपचार है और कोई उपचार नहीं है। ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, किसी नेता की नहीं है, किसी मंत्री की नहीं है, प्रदेश की सरकार की नहीं है, जिले की सरकार की नहीं है, लेकिन भारत सरकार की नहीं। ये लड़ाई मेरी और आपकी है, आपकी और आपके परिवार की है, आपकी और आपके कुटुंब की है, आपके और गांव की है। ये सोच के चलिए, यदि आप सहयोग नहीं करेंगे, आपका परिवार सहयोग नहीं करेगा, आपका कुटुंब सहयोग नहीं करेगा, आपका मोहल्ला सहयोग नहीं करेगा, तो भारत सरकार, प्रांतीय सरकार, जिला की सरकार इस लड़ाई में जीत नहीं पाएगी। उस जीत के लिए आपका होना बहुत जरूरी है। आपका सहयोग और आपका एहतियात, आपका प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। वो कैसे? हमको इस वायरस की कड़ी को तोड़ना है। वायरस को पैदल चल के नहीं जाता, कोई रेलगाड़ी के डिब्बे में नहीं आता है, कोई बस से या कार से नहीं आता है। ये मेरे और आपके खांसने से आता है, मेरे और आपके छींकने से आता है, थूकने से आता है। कुछ लोग बात करते हैं तो उनके मुंह से थूक थोड़ा बहुत निकलता है। सामान्यतः वो थूक 3 से 4 फुट तक जाता है, लेकिन आप जोर से खांस रहे हैं तो 8 से 10 फुट तक जा सकता है। तो यदि किसी को संक्रमण है तो उसके लिए जरूरी है कि मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क जरूरी है कि 90% तक संक्रमण की संभावना कम हो जाएगी यदि आप और मैं मास्क इस्तेमाल करते हैं। किसी भी अजनबी से मिल रहे हैं तो 6 से 8 फुट की दूरी मेंटेन करें। 6 से 8 फुट कितना होता है? एक आदमी की सामान्य लंबाई जो 5.5 फुट होती है। 6 गज का तो फार्मूला हमारे देश प्रांत में बहुत चलता है कि 2 गज जमीन में ना मिली। 2 गज मतलब जिसमें एक आदमी समा जाए। तो दूसरे से जो भी अजनबी है, जो भी नया है या बार बार के और लोगों से मिलता रहता है, उससे 6 से 8 फुट की दूरी जरूर मेंटेन करें। यदि मास्क नहीं है तो कोई मोटा रुमाल लेके नाक पे, मुंह पे जरूर रख लें, और नहीं कुछ भी है तो अपने कोहनी का, शर्ट का, कुर्ते का, बनियान का, उससे अपने नाक और मुंह को ढकें और किसी के चेहरे के सामने ना जाएं, ताकि उसके बोलने से, उसके थूक से, उसकी खांसी से, उसकी छींक से आप पे यदि उसके पास वायरस है तो आप तक नहीं पहुंचे। तो पहली बात तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा ये, जहां तक हो सके, जहां तक अपरिहार्य हो, घर की 4 दीवारी में ही रहिए। जो सुरक्षा घर में है वो ना दफ्तर में है, ना बाजार में है, ना मॉल में है, ना व्यापार केंद्र में है,
ना सरकारी दफ्तर में है, तो इसलिए जब तक संभव हो सके घर के अंदर ही रहें। तीसरी बात है, यदि किसी को संक्रमण हो गया है, किसी को ऐसी परेशानी हो रही है, तो उसमें भी आप घबराइए नहीं, बीमारी की इज्जत करिए, बीमारी से भय मत खाइए। इस बीमारी का भी पूर्णतः इलाज है। और अगर आप गौर करें, भारतवर्ष का जो भारत सरकार के मार्गदर्शन में जो चिकित्सक लोग हम लोग काम कर रहे हैं, उनका रिजल्ट वर्ष में एक कीर्तिमान है। अमेरिका जैसे देश में 100 में से 12 से 14 मरीज संक्रमण के बाद मृत्यु के द्वार पर पहुंच गए। भारतवर्ष में ये रेशियो 3 से भी कम है, 3% से भी कम है। हमारा रिकवरी रेट 50% के लेटे पेटे में है, जबकि विकसित देश जो इटली है, फ्रांस है, वहां पे भी 14, 15, 20% पे घूम रहा है। तो ये कैसे हुआ? भारत सरकार की नीतियों की वजह से, भारत सरकार के एक्टिव मदद की वजह से और आपके जनमानस के सहयोग की वजह से। मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है, अनुरोध है कि सरकारी हिदायतों का कोरोना के बारे में जरूर पालन करें। तीसरी बात, यदि किसी को संक्रमण हो गया है, उसको बुखार है, नजला है, खांसी है, बदन में कमजोरी है, बुखार टूट नहीं रहा है, 102, 103, 104 पे चला जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को उससे कहिए कि हमेशा घर के अंदर भी मास्क का इस्तेमाल करें, अपने हाथों को बारंबार साबुन से इस्तेमाल धोए। ये साबुन कोई भी साबुन हो सकता है, जरूरी नहीं को महंगा साबुन लें, जरूरी नहीं को एंटीबैक्टीरियल साबुन लें, जो भी साधारण से साधारण, सामान्य से सामान्य साबुन जो आपके घर पर नगर में बनता हो, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई महंगा साबुन लेने की जरूरत नहीं है। और गर्म चीज खाएं, ठंडी चीज से परहेज करें। हर 15 से 20 मिनट बाद आधा घूंट, पौना घूंट गर्म पानी का पी लें। यदि उस गर्म पानी में थोड़ा सा जीरा डाल सकते हैं, बुंदेलखंड के निवासी जब जीरा को जानते हैं, उसका प्रयोग कर लेंगे तो भी कोरोना की बीमारी से कम हो जाएंगे। इसके बाद अपने निजी चिकित्सक, अपने मोहल्ले के डॉक्टर, अपने मोहल्ले के वैद्य, उससे राय लें और जो दवा दें उसको खाएं। उसको दवा के 5 से 7 दिन खाएंगे तो 100 में से 97, 98 मरीज हमारे बिल्कुल ठीक होके बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन इस बीच में धीरे धीरे अच्छा गर्म खाना खाइए ताकि आपके बदन में एनर्जी पहुंचती रहे, ताकत पहुंचती रहे, स्फूर्ति रहे, लेकिन आराम भी करें। उच्च अगर ज्वर है और 102, 103 करीब है, तो आपसे मेरा निवेदन ये है कि आप मेहनत का काम ना करें। बिस्तर पे लेट के टेलीविजन देखें, अखबार पढ़ें, किताब पढ़ें, मैगजीन पढ़ें, फ़ोन पे बात करें, रेडियो पे गाना सुने, भजन सुने, व्याख्यान सुने, लेकिन मेहनत का काम इस 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन ना करें तो बहुत अच्छा होगा। इसके बावजूद भी मान लें आपका बुखार नहीं कम हो रहा है, बदन में कमजोरी बढ़ रही है, आपको लगता है चलने में, बैठने में, बाथरूम, टॉयलेट, लेट्रिन जाने में सांस अगर फूल रही है, तो आप सरकारी अस्पताल जो आपके कस्बे में है, आपके मोहल्ले में है, आपके शहर में है या जिले में है, वहाँ जाइए। भारत सरकार ने भी और प्रांतीय सरकार ने भी इस बीमारी से लड़ने के लिए मेडिकल ऑफिसर्स, मेडिकल स्पेशलिस्ट डिप्यूट किए हैं, जिनके पास सभी साधन उपलब्ध है, सभी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जिससे कि आपके उपचार में, इलाज में पूरा सहयोग हुआ। तो ये मेरी बात कहनी थी। और ये कड़ी अगर वायरस की नहीं टूटेगी, हम लोग परहेज नहीं करेंगे, मेडिकल सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से अंतर नहीं रखेंगे 6 से 8 फुट का, तो कोई सरकार के कार्यक्रम सब पूरी अपना जो रिजल्ट आना चाहिए, जो पारिश्रमिक मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। मेरा आपसे फिर प्रतिवेदन है, फिर कहना है कि एक दूसरे से 6 से 8 फुट रहें, दूर रहें, यथा संभव मास्क का इस्तेमाल करें। लेकिन ये मास्क का इस्तेमाल अगर आप अकेले कार में हैं, ऐसी जगह पर जहाँ 10 फुट तक कोई आदमी नहीं खड़ा है, तो इसके इस्तेमाल की जरूरत नहीं है। बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, कोई सड़क पे भीड़ नहीं है, पगडंडी पे है, खेत पे है, तो उसमें मास्क की जरूरत नहीं है। कोई मेहनत का काम कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं या कुछ खेल रहे हैं, तो भी मास्क ना लगाएं। इसके लगाने से कुछ नुकसान भी होने का डर है। कार में आप अकेले बैठे हैं, एसी चल रहा है, तो भी कृपया मास्क का इस्तेमाल ना करें। लेकिन जैसे ही आप ऐसी जगह पहुंच जाते हैं, पंचायत में पहुंच जाते हैं, किसी दुकान पे चले जाते हैं, किसी व्यापार केंद्र में चले जाते हैं, सरकारी राशन की दुकान पे चले जाते हैं,
जहाँ 2 4 5 लोग मौजूद हैं जिनको आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, या आपके घर में नहीं रहते हैं, तो प्लीज 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 कृपया 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 मास्क का इस्तेमाल करें। यदि इस विषय में आप में से किसी को भी कोई प्रश्न पूछना है तो मुझसे पूछ लीजिए, तब फिर हम लोग हृदय रोग के बारे में बात करें। मिश्रा साहब, किसी को कोई सवाल पूछना हो तो इस बारे में। इस बारे में सवाल तो नहीं है। आज हमने स्पेसिफिक चर्चा हृदय रोग के बारे में रखी, उस विषय पे आएंगे और बाद में प्रश्नोत्तरों में साथ साथ आ जाएंगे। जी हाँ जी, तो अब मैं आता हूं हृदय रोग के बारे में। देखिए, हृदय का रोग जो है वो एक लोगों में भ्रांति है, अंधविश्वास है या गैर नॉलेज है कि हृदय का रोग जो है केवल और केवल उसी को हो सकता है जो कि प्रौढ़ हो, जो कि बुजुर्ग हो, वृद्ध हो, और वृद्धा को नहीं होगा, केवल पुरुष को होगा। ऐसी बात नहीं है। हृदय रोग का प्रकार अलग अलग तरह का होता है। जैसे हम लोग शर्ट पहन रहे हैं, जो कमर के ऊपर का कपड़ा है उसे शर्ट कहते हैं, कुर्ता कहते हैं, बनियाइन कहते हैं, बंदी कहते हैं, अचकन कहते हैं। उसी तरह से हृदय रोग भी अनेक प्रकार का होता है। हेलो, वो अनेक प्रकार का होता है और उसको माँ के पेट से भी माँ के पेट से लेके मरते दम तक अलग अलग तरह के हृदय रोग हो सकते हैं। तो चलिए पहली बात करें 1 साल से छोटे बच्चे की। जो माता के पेट में बच्चा डेवलप होता है तो उसका हृदय जो है 3रे महीने से शेप लेना चालू कर देता है, बनना चालू कर देता है। जैसे माटी का टुकड़ा है, आप देखते होंगे कुम्हार के यहाँ वो चाक पे घुमाता है उसे, तो धीरे धीरे वो हाथ से कप की शेप में दे देता है, सुराही की शेप में दे देता है, या घड़े की शेप में दे देता है, या पकाने वाले बर्तन की शेप में दे सकता है, या चूल्हा बना सकता है उससे। जब तक माटी चाक पे है तब तक वो उसे कुम्हार जिस तरह चाहे उस तरह से उसका बर्तन बना सकता है। तो उस समय तक जो है उस समय तक जो है माँ के पेट में 3 महीने तक जो है सभी अंग पूरे विकसित नहीं हुए होते हैं और धीरे धीरे विकसित होते हैं या बनते हैं। अब जब हृदय बनना चालू होता है तो उसकी एक प्रकृति ने बहुत मुश्किल से प्रक्रिया है, जिससे हृदय के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 4 छोटे कमरे होते हैं जिन्हें हम लोग मेडिकल भाषा में चैम्बर कहते हैं। वो डेवलप होते हैं। उन चैम्बर्स के बनने में उनके अंदर 4 वॉल्व भी होते हैं। कभी कभी क्या होता है, जिसके प्रकृति मदद ना करे, माँ को कोई एक्सपोजर हो जाए या उसके जीन्स में कोई कमी हो जाए बच्चे के, तो उस बच्चे के जो हृदय के चैम्बर्स हैं उनका विकास एक जैसा नहीं होता, या कोई वॉल्व खराब हो सकता है, या चैम्बर के बीच की जो दीवारें हैं, जो पार्टीशन दीवारें हैं जो मांसपेशी से बनती हैं, उनमें कोई सुराख रह जा सकता है। तो जो बच्चा गर्भावस्था के बाद 9 महीने के बाद माँ के पेट से जन्म लेता है, वो हृदय रोग के साथ भी जन्म ले सकता है। और ये कोई अनहोनी बात नहीं है। 10,000 में से लगभग 5 बच्चों को जो पैदा हुए हैं वो हृदय रोग के साथ पैदा हो सकते हैं। अक्सर आप देखते होंगे, दाई बच्चा पैदा करे या अस्पताल में बच्चा पैदा हो, जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो रोता है, आवाज करता है। नहीं आवाज करता तो उसकी पीठ पे जो भी डॉक्टर है, नर्स है, दाई है, माँ है, थपथपाती ताकि बच्चा रोए, चिल्लाए। लेकिन और बच्चा तुरंत पिंक हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, रक्त का संचार पूरे बदन में होने लगता है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, माताओं और सभी सुनने वालों, ये भी देखिएगा, किसी किसी बच्चे का रंग इसके बावजूद में नीला पड़ जाता है, या बच्चा जब तेज शुरू होता है तो और नीला पड़ जाता है, तो उसको भी हृदय रोग की संभावना बहुत अधिक है। और ऐसे बच्चे को, ऐसे मरीज को तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और इसका भी इलाज संभव है। इलाज मुश्किल है, मेहनत लगती है, कई माह लगते हैं, धीरे धीरे से इलाज होता है। लेकिन इसको आप कोई देवी प्रक्रिया समझ के ना सोचिए कि झाड़ फाक से हो जाएगा। पूजा पाठ का अपना योग है, लेकिन पूजा पाठ से इसमें काम नहीं चलेगा।
ऐसे बच्चों को खास तौर से इलाज की जरूरत होती है। उनमें बहुत से प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, क्योंकि माँ के स्तन का ही दूध पीता है, तो माँ को भी प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। और इसमें कई प्रकार के ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। कुछ ऑपरेशन जल्दी हो जाते हैं, कुछ स्टेज वाइज होते हैं। स्टेज वाइज का मतलब जैसे कि हम सीढ़ी चढ़ते हैं, धीरे धीरे जाके 4 मंजिल पे जाना है, तो पहला कदम रखा, फिर दूसरा कदम रखा, फिर तीसरा रखा, फिर 14 रखा। तो इसमें भी ऑपरेशन जो है कई स्टेजेस में हो सकता है। पहले एक छोटा ऑपरेशन हो जाए, फिर उसका थोड़ा और बड़ा ऑपरेशन हो जाए। तो लेकिन भारत सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसका ऑपरेशन हर जिले में नहीं पॉसिबल है, हर जिले में संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत स्पेशलाइज्ड मशीनें चाहिए, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर चाहिए, स्पेशलाइज्ड बेहोशी वाला डॉक्टर चाहिए, स्पेशलाइज्ड नर्सेज चाहिए, और स्पेशल टाइप के वेंटिलेटर्स, हार्ट लंग मशीन और बहुत से इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, जिसको कि हर जिले में पहुंचाना संभव नहीं है। लेकिन हर प्रांत की राजधानी में या किसी बड़े शहर में बच्चों के हृदय का शल्य चिकित्सा का भी सुविधा उपलब्ध है। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो न्यास के पदाधिकारी श्री राकेश मिश्रा साहब से संबंध करें, और हम लोग पूरी मदद करेंगे कि उस बच्चे का इलाज अधिक से अधिक बेहतर तरीके से और कम से कम निःशुल्क तरीके से कराने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और मदद करेंगे। लेकिन ऐसे बच्चे के इलाज में डिले ना करें। उसमें ये मत सोचें कि अगले महीने चला जाऊंगा, 3 महीने बाद चला जाऊंगा ना। जितनी जल्दी हो सके उस बच्चे को एक योग्य चिकित्सक को दिखाएं, उसकी राय लेके हृदय रोग विज्ञानी सर्जन के पास जाएं, ऐसा मेरा अनुभव है। इसके बाद बच्चा, माँ के पेट से बच्चा जन्म लेने के बाद उम्र आती है 1 साल से लेकर 10 साल की उम्र तक। इसे माँ के पेट से जो तकलीफ होनी थी तो हो गई, लेकिन बाकी जो बच्चे बचे 10,000 में से 9,995 से 5 मरीज तो ऐसे निकले, उनको भी 3% को, मतलब 100 में से 3 बच्चे, बहुत बड़ा नंबर है, उनको एक अलग तरीके की खसरा सा बीमारी होती है, जिसे हम लोग टेक्निकल भाषा में रूमेटिक हार्ट डिजीज कहते हैं। रूमेटिक संक्रमण हृदय के लिए। ये बीमारी भारतवर्ष, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसी जगहों पर अब ज़्यादा होती है। यूरोप और अमेरिका में भी होती थी ये, लेकिन उनकी अपनी हाइजीनिक कंडीशन से, सैनिटाइजेशन से ये बीमारी का प्रतिशत बहुत 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 कम हो गया है। भारतवर्ष में भी कम हो रहा है, लेकिन यदि आप और हम अपने हाइजीन को, अपनी सफाई मेंटेन रखेंगे, घर के चारों तरफ का संक्रमण नहीं होने देंगे, गंदगी नहीं होने देंगे, तो इस बीमारी से हम निजात पा सकते हैं। अभी लेकिन विश्व में सबसे अधिक मरीज रूमेटिक हार्ट डिजीज के भारतवर्ष में है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, लेकिन इससे भी हम निपटा है। इस बीमारी में क्या होता है, इसके लक्षण भी आपके लिए जानना और पहचानना बहुत जरूरी है। इस बीमारी में बच्चे के गले में खराश होती है, उसे बुखार आता है। बुखार तेज भी हो सकता है, बच्चे के गले में दर्द भी होता है। वो माँ से कहता है कि माँ, मेरे गले में खराश है, बुखार है। कई बार बता पाता है, कई बार खुद ही सोचता है शायद मैंने ठंडी आइसक्रीम खा ली, या ठंडा जूस पी लिया, या गन्ने का रस पी लिया, उस वजह से हुआ। किसी भी वजह से हो, यदि किसी बच्चे को गले में खराश हो, बुखार हो, तो उसे ओवरलुक ना करें, उसे नजरअंदाज मत करें, क्योंकि जरा सी सावधानी बच्चे का जीवन खराब कर सकती है। इसके साथ साथ इस खसरे, गले के खसरे होने के करीब 3 से 6 हफ्ते के भीतर मरीज के घुटनों में दर्द आ सकता है। उस बड़े जॉइंट जैसे कलाई, कोहनी, कंधा, जांघ का या घुटने या एड़ी के जोड़ों में, जो बड़े जोड़ हैं, ये जोड़ छोटे वाले जोड़ नहीं, ये जोड़ नहीं, ये जोड़ नहीं, बड़े जोड़ जैसे ये घुटना और एड़ी, उन जोड़ों में सूजन आ जाती है किसी एक जोड़ में या मैक्सिमम 2 जोड़ों में, और उस सूजन इतनी पेनफुल होती है, इतना दर्द होता है
कि बच्चा है मरीज उसके साथ चलने में असमर्थता पाता है। 4, 5, 6, 7 दिन के बाद वो सूजन और दर्द एक जॉइंट को छोड़कर दूसरे जॉइंट पे चला जाता है, जिसे कि हम लोग कहते हैं फ्लीटिंग आर्थराइटिस। फ्लीटिंग आर्थराइटिस का मतलब ये हुआ कि एक जॉइंट को छोड़ के वो दूसरे जॉइंट पे आ जाती है तकलीफ। तो ये तकलीफ जो है इसको भी नजरअंदाज ना करें। किसी बच्चे के खाल पे गोल गोल चकत्ते बन जाते हैं, किसी मरीज को नाक के कोने पे, कान के ऊपर या कोहनी के पास छोटी वाली मटर या अरहर की दाल जितनी गांठ बन जाती है खाल के नीचे। ये अगर होता है तो ऐसे में भी उसे नजरअंदाज ना करें। ऐसे में मरीज को बहुत सघन इलाज की जरूरत है, उसे तुरंत जिला अस्पताल में या किसी वरिष्ठ फिजिशियन के पास जरूर ले जाएं, कुछ जांचें करेंगे और इसके इलाज करेंगे। इस बीमारी के यही अंत नहीं हुआ, ये बीमारी दसियों साल चलती है। माँ बाप सोचते हैं कि इसका जोड़ का दर्द भी खत्म हो गया और ये गांठें भी मिट गई, अब तो मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा भाई ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। नहीं, इसके करीबन 5 से 15 साल के बाद, 5 से 15 साल के बाद वो मरीज को, जब कभी और बच्चे फुटबॉल खेल के लिए दौड़ते हैं तो वो दौड़ नहीं पाता, क्रिकेट की टीम में शामिल तो हो जाता है, लेकिन वो बॉल के पीछे भागते हैं, उसे लगता है कि बाकी लोग तो भाग ले रहे हैं, मैं भागता हूं तो मेरी सांस फूलती है। या मेरा कुलीग, मेरा भाई, मेरे बहन 3 मंजिल जीना, 2 मंजिल जीना दौड़ के चढ़ लेता है, मुझे चढ़ने में दिक्कत हो रही है। ऐसा होने पे क्या होता है कि जो कीड़ा, जो बीमारी जोड़ों में आई थी वो जाके हृदय में बैठ जाती है और धीरे धीरे दसियों साल लगा के वो हृदय को नुकसान पहुंचा देती है और उसके बाद उसका इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरे मित्रों, भाइयों और बहनों, चिकित्सकों और वैद्यों, कर्मचारियों और कारीगरों, मेरी बात समझिए। इस वार्ता का फायदा तभी है यदि आप अपने घर परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने कुटुंब में, अपने कार्यालय में, अपने कार्य की जगह पे कहीं ऐसी बात सुने कि किसी बच्चे को जो कि 8 से 20 साल की उम्र का है, उसको ऐसी तकलीफ हुई है, तो उससे निवेदन करें, प्रतिवेदन करें, सलाह दें, सहारा दें और उसे किसी चिकित्सक के पास ले जाएं, ये जांच करने के लिए कि कहीं इस बच्चे को रूमेटिक हार्ट तो नहीं हो गया है, कहीं इस छात्र को, इस छात्रा को, इस युवती को रूमेटिक हार्ट तो नहीं हो गया है। क्योंकि अगर उस जगह पे इलाज हो जाएगा जिसमें कि गले का खराश हुई या जोड़ों का दर्द हुआ, तो उसको हार्ट पे नुकसान होने की संभावना काफी कम हो जाएगी। लेकिन तो इसको नहीं देखा गया और हृदय में घात हो गया, हृदय में ये बीमारी पहुंच गई, तो इसका इलाज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, काफी समय तक इलाज करना मुश्किल होता है और उसकी चिकित्सा बहुत अलग अलग तरीके से होती है। तो ये बात हुई हमारी 20 साल की उम्र तक की मरीज के लिए। 20 से 45 साल की उम्र तक के लिए हृदय की 2 नई बीमारियां और होती हैं। पहली बीमारी है उच्च रक्तचाप और दूसरी बीमारी है एंजाइना। अभी रक्तचाप क्या होता है, आप में से कोई समझता है क्या? कोई बता पाएगा मुझे कि रक्तचाप की जरूरत क्या होती है? रक्तचाप वो प्रेशर है, वो दबाव है जिससे कि मेरे बदन में और आपके बदन में, आपके बदन में आपके पिता, आपकी माँ, आपके भाई बहन, पत्नी, बच्चे में रक्त का संवहन होता है। आज तो आप सब लोग बुंदेलखंड में बहुत अच्छा काश्तकारी कर रहे हैं। आप जानते हैं कि अगर खेत आपका 2 एकड़ का है तो छोटी मोटर से काम चल जाएगा, लेकिन अगर वो खेत 20 एकड़ का है, 25 एकड़ का है, तो बोरिंग भी गहरी करनी पड़ेगी और जो मोटर पंप लगाएंगे वो भी ज्यादा हॉर्स पावर का लगाएंगे। ऐसा क्यों? ज्यादा हॉर्स पावर क्यों लगाएंगे? कभी सोचा आपने? तो जितने हॉर्स पावर लगाएंगे उतना ही तो बत्ती कंज्यूम होगी, उतना ही बिल आएगा। कभी इस पे विवेचना किया आपने? क्या सोचा तो होगा कि बड़ी हॉर्स पावर का फायदा क्या है और छोटी हॉर्स पावर का नुकसान क्या है। जो बड़ी हॉर्स पावर का पंप है
जो बड़े बोर का पंप है, भैया आधा इंची के 4 इंची का बोर जिसका पानी आता है, तो वो दूर तक काफी मात्रा में जो जल का है, धरती का जल है, उसे पहुंचा पाता है। आपकी फसल को, आपकी काश्त को, आपकी जो गेहूं, धान, दालें, आप तिलहन लगाया है आपने, उन सबको भरपूर मात्रा में वो पानी पहुंचा पाता है। क्योंकि पौधे को बढ़ने के लिए तीनों चीज की जरूरत है, धूप भी चाहिए, धरती भी चाहिए, पानी भी चाहिए और शायद खाद भी चाहिए। बीज तो बहुत जरूरी है ये। तो जो हमारा शरीर जो है वो अंदाजन 5.5 फुट का होता है। हृदय कहाँ बैठा है? छाती के बीचों बीच में। तो पाँव के घुटने तक और शिखा तक रक्त कैसे जाएगा अगर उसमें दबाव नहीं होगा? अपने आप तो नहीं जा सकता। और मान लें ग्रेविटी की वजह से हृदय से पाँव तक तो रक्त पहुंच गया, लेकिन पाँव से रक्त ऊपर कैसे जाएगा, हृदय तक वापस कैसे आएगा? कभी सोचा आपने? वो इसलिए चाहता है कि हार्ट इज ए डबल कंप्रेसर। अब तो आजकल प्रगति का जमाना है, हमारे सभी के घरों में रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज होता है, एयर कंडीशनर गांव में नहीं लगते, लेकिन रेफ्रिजरेटर तो हर गांव में है, हर घर में है। उसके पीछे एक गोल सा डिब्बा सा लगा होता है। कभी देखा आपने डिब्बे क्या करता है? वो कंप्रेसर। हाँ, उस डिब्बे का नाम होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर का मतलब इसमें 2 शब्द से जुड़ा है। कम प्रेशर, कम मतलब आओ, और प्रेशर मतलब लात मार के भगाओ। तो कंप्रेसर क्या कर रहा है? कम प्रेस, कम प्रेस। कंप्रेसर क्या कर रहा है फ्रिज के पीछे? आपके फ्रिज के अंदर जो खाना रखा है, जो दूध रखा है, जो फल रखे हैं, जो मलाई रखा है, मक्खन रखा है, तरकारी रखी है, उसके टेम्परेचर को कम करती है, उससे गर्मी को सोख लेती है और उस गर्मी को जो है ठंडक में कन्वर्ट करके वापस भेज देती है। धीरे धीरे गर्मी फ्रिज के अंदर की निकलती रहती है, तो ऑटोमेटिकली स्वतः ही फ्रिज का जो तापमान है वो कम हो जाता है। तापमान हम लोग फ्रिज का कम क्यों करते हैं वो बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो वो जो कंप्रेसर है, तो हृदय भी एक कंप्रेसर है, हृदय भी कंप्रेसर है। और इसमें 2 कंप्रेसर जुड़े हुए हैं, एक नहीं। एक कंप्रेसर वो है जो आपकी टांग से, आपके पैर के नाखून से, आपके घुटने से, आपके टखने से, आपके कमर से, आपके हिप से जो खून है, जिससे कि खाद्य पदार्थ हम ले चुके हैं बदन, उसको इकट्ठा करके हृदय में लाता है, दाहिने साइड वाले में। दाहिना मतलब दाहिने की तरफ वाला। और उसको उसके बाद प्रेस करके, जोर लगा के आपके फेफड़ों में भेजता है। किसी को पता है फेफड़े कहाँ होते हैं? जो मेरी छाती है इसका 90% आप देख पा रहे हो, 90% जो है वो फेफड़ों में ही भरा जाता है। अब में से किसी ने कभी भुजियारे को देखा होगा, जो चना भूनता है, जो चिवड़ा बनाता है, उसके पास क्या होता है? उसकी भट्टी होती है छोटी सी, और एक कपड़े के से थैले से वो बार बार खोलता है, बंद करता रहता है, ताकि उसमें आग जो है बढ़ जाए। कभी कभी कलई होती थी बर्तनों की, उसमें भी छोटी सी हाथ से, पंप से हाथ से घुमाता था ताकि आग बढ़ जाए और उसकी तापमान बढ़ जाए, ताकि जो भी वो कलाई कर रहा है वो गर्म हो जाए, या भुजियारा जो है उसकी राख गर्म हो जाए, ताकि जो हम चना डाल रहे हैं वो अच्छे से भुन जाए, मूंगफली डाल रहे हैं अच्छे से भुन जाए। उसी प्रकार से जो हमारे फेफड़े हैं बहुत झीनी सी झिल्ली के बने हुए हैं, बहुत ही पतली, जिसमें कि जो हम सांस ले रहे हैं उसकी ऑक्सीजन और रक्त बिल्कुल इतना नजदीक आ जाते हैं कि झिल्ली के बावजूद भी इधर से ऑक्सीजन चली जाती है और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड वापस श्वास में मिल जाती है। तो उससे जो है गंदी हवा, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं हम लोग, वो निकल जाती है रक्त से और फेफड़ों में आ जाती है। और जब हम लोग श्वास लेते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, सांस निकालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर या वातावरण में चली जाती है। अब जो रक्त शुद्ध हो गया फेफड़ों में आके, शुद्ध करना है कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, गंदगी निकल गई और उसमें ऑक्सीजन भर गई, इसका मतलब रक्त शुद्धिकरण हो गया। वो शुद्धिकरण रक्त जो है
फेफड़ों से फिर हृदय में आता है। हृदय में आके एक चैम्बर में आता है, वहां इकट्ठा होता है, फिर दूसरे कंप्रेशन चैम्बर में जाता है, जिसे कस के दबाता है। हार्ट खुलता है, दबाता है, खुलता है, दबाता है, ताकि वो रक्त होंठ, नाक, आंख, मस्तिष्क, दिमाग और हमारी चोटी से पहुंचता है और दोनों बाहों में आता है, दोनों टांगों में जाता है, पेट में जाता है, कमर में जाता है, हिप्स पे जाता है। तो वो कंप्रेसर हो गया। तो हृदय क्या है? डबल कंप्रेसर है। एक कंप्रेसर वो जो गंदे रक्त को इकट्ठा करके फेफड़ों में भेज रहा है, दूसरा कंप्रेसर बाएं तरफ वाला जो कि स्वच्छ रक्त को इकट्ठा करके शरीर के विभिन्न अंगों में भेज रहा है। इतनी बात मेरे ख्याल से समझ में आई। अगर किसी को समझ ना आई तो मैं बताने को तैयार हूँ। बहुत बढ़िया चल रहा आपका, बड़ा प्रस्तुतिकरण का तरीका एकदम देसी अंदाज में है, जो निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को अच्छा लग रहा होगा। उनकी प्रतिक्रिया भी आ रही है डॉक्टर साहब। मतलब कोई बात समझ में ना आ रही तो मैं और उसे खुल के बताऊं। नहीं अबे बिल्कुल। एक न्यास के जो वो है संचालक है, वो राकेश मिश्रा साहब ब्राह्मण देवता है, और मुझको रोज जो है आध्यात्म और पूजा पाठ के बारे में कुछ ना कुछ मार्गदर्शन मेरा करते रहते हैं। तो एक बात मैं यहाँ कहूंगा जो इनको जानकारी में है कि नहीं, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि जो प्रकृति मतलब जो भी इसने संसार बनाया, जिसने मुझे बनाया, आपको बनाया, उसने सब अच्छी चीजें हमारे बाएं तरफ रखी है शरीर के। कई लोग मुझसे पूछते थे कि पत्नी या स्त्री जो अपनी है और छोटा बच्चे को आप बाएं तरफ क्यों रखते हैं, दाहिनी तरफ क्यों नहीं रखते हैं? उसका कारण यह है कि प्रकृति ने ही ऐसा हमको बनाया है। ये जो मेरा दाहिना हाथ देख रहे हैं ना, ये चल रहा है, इसे कंट्रोल कौन कर रहा है? मेरा बायां मस्तिष्क, दाहिना नहीं, बायां। इसीलिए दाहिने फेफड़े में 2 हिस्से होते हैं और बाएं फेफड़े में 3 हिस्से होते हैं। जो हमारा कंप्रेशन हो रहा है शरीर के लिए रक्त का, वो हिस्सा हृदय का भी बाईं तरफ है। हृदय के जो 4 कमरे, छोटे चैम्बर मैंने बताए, वो जिसके जो इंपॉर्टेंट चैम्बर्स हैं वो बाईं तरफ है। जो हमारा मैदा है या स्टमक है, आमाशय है, वो भी बाईं तरफ है, दाहिनी तरफ नहीं है। कभी घर जाके देखें तो दाहिनी तरफ करेंगे तो आवाज नहीं आएगी, बाईं तरफ करेंगे तो आवाज आएगी। इसी तरह से स्त्रियों में जो उनकी ओवरी है, वो बाईं ओवरी बड़ी होती है दाहिनी के मुकाबले। जबकि वो कल सुबह नहाएं तो देखिएगा कि जो मेल है, जो पुरुष है, जो बच्चे हैं, प्रौढ़ है, वो सब गौर करें, उनके अंडकोश में भी बायां अंडकोश बड़ा होता है दाहिने के मुकाबले। उसी प्रकार से बायां फेफड़े में 3 हिस्से हैं और हमारी बाईं आंख दाहिनी के मुकाबले ज्यादा काम करती है। चलिए अब इससे बात आगे बढ़े कि अब ऐसे में जो रक्तचाप की बात हम लोग कर रहे थे, बाकी दाएं बाएं बात घूमती चली गई। तो रक्तचाप जो है वो चाप है, चाप मतलब प्रेशर है, जिससे कि हमारा हृदय निरंतर शरीर के सभी अंगों में रक्त पहुंचाता है। इतनी बात स्पष्ट हो गई? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? अब बहुत बढ़िया। अब जो रक्तचाप है उसका कम होना अच्छा है कि ज्यादा होना अच्छा है? इसका एक रेंज में, एक मात्रा में होना अच्छा है। बहुत कम होगा तो रक्त का प्रवाह नहीं होगा। जब गंगा जी हिमालय से उतरती है तो अगर ग्रेडियंट नहीं हो, अगर बहाव नहीं हो, तो गंगा जी वहीं की वहीं रुक जाए। हम लोग तो मैदान में रहते हैं, उनको गंगा जी मिलती नहीं, लेकिन गंगा जी वहां पे बहुत प्रवेग से, बहुत वाह से और बहुत दबाव से नीचे गिरती हैं। इसीलिए कहा गया था कि गंगा जी को संभालने की क्षमता के लिए केवल शिव जी के सिर में थी, नहीं तो कोई और जरित होती तो फट जाती। इसी प्रकार से कभी आप हरिद्वार के ऊपर जाए, ऋषिकेश जाए, रुद्रप्रयाग जाए, देवप्रयाग जाए, तो वहां गंगा जी का प्रवाह और वेग और प्रेशर इतना ज्यादा है कि उसमें मैं और आप तो रुक भी नहीं सकते। अच्छा तैराक में बहा चला जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो मैदान में आती हैं हरिद्वार के बाद, तो उनका सोपान तो बढ़ जाता है, लेकिन उनका प्रवाह कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। जो हम लोग बिजली बनाते हैं, जल बिजली जलकल से बनाते हैं, उसमें बहुत ग्रेडियंट चाहिए होता है। उसी प्रकार से रक्त के पूर्ण
प्रवहन के लिए, प्रवाह के लिए हृदय को एक प्रेशर बनाना पड़ता है, हृदय को एक वो बनाना पड़ता है जो कि बहुत आवश्यक है। अगर ये रक्तचाप बहुत कम होगा तो रक्त पूरे बदन में पहुंचेगा नहीं, और बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हृदय को उतना ही काम करना पड़ेगा। इसलिए रक्तचाप का 120 और 80 के बीच में रहना ही लाभकारी है। यही हमारे स्वास्थ्य के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, हृदय के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है और जरूरी है। इसका होना बहुत जरूरी। ठीक है साहब, यहां तक बात में कोई दिक्कत तो नहीं? सब बढ़िया। अगर रक्तचाप बढ़ जाएगा तो हृदय को निरंतर बहुत काम करना पड़ेगा। आप में से कुछ लोग कभी कभी मुझसे मेरे मतलब में, मेरे अस्पताल में ये पूछते हैं, जी रक्तचाप की जरूरत ही क्या है, और ज्यादा होता है तो होने दीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है। उनको मैं बताना चाहता हूं, हृदय ही शरीर का ऐसा अंग है जो कि मां के पेट से धड़कना चालू करता है, और यही एक प्रूफ होता है जब आदमी शरीर और आत्मा का विलोप होता है तो आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है। वो तभी मानते हैं जब हृदय रुक जाता है। तो यही एक ऐसा अंग है जो कभी रुकता नहीं है, तो उसको आपके भी सहारे की जरूरत है। यदि आप उससे अनावश्यक कार्य लेंगे तो वो आपका साथ जल्दी छोड़ देगा। वो भी एक मशीन है, एक कंप्रेसर है, उससे एक ठीक ट्यूनिंग में, ठीक चीज में काम कर लेंगे तो बहुत अच्छा चलेगा। आप तो गांव में देखते होंगे, अगर दो भाई साथ साथ मोटरसाइकिल खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, ट्रैक्टर खरीदते हैं, एक ट्रैक्टर ख्याल रखता है तो उसका ट्रैक्टर 10, 20, 30 साल चलता है। दूसरा खाली उसको खेत तो जोतता रहता है, उसको ख्याल नहीं करता, उसकी सफाई नहीं करता, उसमें पानी नहीं बदलता, उसका डीजल नहीं ठीक करता, उसका इंजन ऑयल चेंज नहीं करता, टायरों का प्रेशर ठीक नहीं रखता, तो उसका ट्रैक्टर दूसरे भाई के मुकाबले काफी जल्दी पहले खराब हो जाता है। इसका भी आप ध्यान रखें। जितना हृदय को मेंटेन करेंगे, हृदय आपको उतना मेंटेन करेगा। तो रक्तचाप दूसरी बीमारी है जो 20 साल से लेकर 45 साल तक हो सकती है। इसके बाद हृदय को भी, जैसे आपके ट्रैक्टर को, आपके फ्रिज को बत्ती की जरूरत है, ट्रैक्टर को डीजल की जरूरत है, मोटर को मोबिल ऑयल और पेट्रोल और डीजल की जरूरत है या इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, उसी तरह हृदय को भी निरंतर कार्य करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। वो 24 घंटे चलता है, 24 घंटे कंप्रेस करता है, और 1 मिनट में लगभग 80 बार बीट करता है। आप सोचिए, अगर 1 मिनट में 1 बार बीट करने से हृदय करीब 60 सीसी 60 सीसी खून को आगे भेजता है, तो 1 मिनट में कितना हुआ? 60 गुणा में 80, मेरे ख्याल से 2400 सीसी हुआ ना भाई? ये गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? तो 2400 सीसी का मतलब 2.5 लीटर 1 मिनट में। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? शायद 60 होते हैं ना, शायद 60 मिनट। तो 60 मिनट 2.5 लीटर को 60 से गुणा करिए, कितना हुआ? 150 150 लीटर। कितनी देर में? 1 घंटे में। 1 घंटे में 150 लीटर हृदय रक्त को पंप कर रहा है। अब यही 24 घंटे में लगाइए, कितना हो गया? 150 गुणा में 24। कोई दर्शक महोदय बताएं, कोई दर्शक महोदय बताएं। दर्शक की बात आपको लिखित में आएगी, हमको ही उनकी तरफ से बताना पड़ेगा। 24 + 12 24 + 12 3600 लीटर। हाँ, तो 3600 लीटर जो अंग काम कर रहा है, वो 3600 लीटर कार्य करने वाला हृदय को बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत ताकत चाहिए, बहुत ऑक्सीजन चाहिए। और वो ऑक्सीजन कहां से मिलती है उसे? उसी रक्त से जिसे ये प्रवाह कर रहा है। लेकिन जैसे बैंक का खजांची होता है ना, अपनी तनख्वाह अपने कैश से नहीं ले सकता, वो उसकी तनख्वाह दूसरा आदमी देता है। तो हृदय जो रक्त उसके अंदर भरा हुआ है, उस रक्त का इस्तेमाल नहीं करता। जो इसके अंदर से महाधमनी निकलती है, उसकी पहली 2 जो नसें हैं, वो हृदय को रक्त सप्लाई करती है। इससे बड़ी ईमानदारी दुनिया में, प्रकृति में कहीं नहीं मिल सकती। हृदय ही रक्त का संचार कर रहा है, पूरे शरीर को दे रहा है, लेकिन अपने अंदर भरे हुए रक्त का इस्तेमाल
नहीं करता। वो दो धमनियां होते हैं जिसे हम कहते हैं राइट कॉर्नरी आर्टरी और लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। इन कॉर्नरी आर्टरीज का जो व्यक्ति विशेष, स्त्री विशेष, अधेड़, वृद्ध, वृद्धा, स्त्री या पुरुष, डॉक्टर या मरीज, खिलाड़ी या देखने वाला इसका ठीक से ध्यान नहीं रखते, उनकी ये धमनियां पतली हो जाती है। आप में से जिन जिन के घरों में पानी की सप्लाई आ रही हो, वो कभी पुराना पाइप देखें, कितनी भी अच्छी क्वालिटी का पाइप लगवा लें, उसके अंदर कुछ ना कुछ गंदगी इकट्ठा हो जाती है। वो धीरे धीरे गंदगी इकट्ठा होते होते उसका ल्यूमन, उसकी जो अंदर की जगह है, उसे कम करती जाती है। उस कम करने से रक्त का प्रवाह कम होता जाता है। आज मेरी ये वार्ता सुनने के बाद कल परसों अगले सप्ताह में जो भी नलकल आसपास में देखें, कहीं पुराना पाइप देखें, तो देखेंगे आप उसको, जितना डायामीटर, जितनी परिधि इसकी शुरू में थी 10 साल पहले, उसके चौथाई परिधि रह जाती है। पानी कितना भी अच्छा हो, बांदा का पानी तो वैसे भी बहुत मीठा है, उसकी भी परिधि कम हो जाती है। उसी तरह से रक्त के अंदर की मौजूद गंदगियां, रक्त के अंदर की मौजूद वसा, रक्त के अंदर के मौजूद सेल्स धीरे धीरे करके उन धमनियों में चिपकना चालू हो जाते हैं, और उन धमनियों में चिपकने से उनका ल्यूमन या उनकी परिधि या उनका डायमीटर काफी कम हो जाता है। तो वो उसको सप्लाई पूरी नहीं दे पाते हैं, उसे सप्लाई हृदय को पूरी नहीं दे पाते हैं। ऐसे मरीजों को हृदयघात, एंजाइना पेक्टोरिस या हार्ट अटैक होने की बहुत संभावना होती है। तो ये होती बीमारी नंबर 4। मैंने पहली बीमारी बताई, मां के पेट से बच्चा जो बीमारी लेके पैदा होता है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज। दूसरी बीमारी आपको भाइयों बताई मैंने, रूमेटिक हार्ट डिजीज। तीसरी बीमारी बताई उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर। और चौथी बीमारी मैं आपको बता रहा हूं, एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट अटैक या कार्डिक शॉक। यहां तक बात समझ में आ रही है तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो प्रश्न लिख के मेरे मित्र, मेरे भाई राकेश मिश्रा साहब को भेजें और हम उनका जवाब देने का प्रयास करेंगे। जी डॉक्टर साहब। अब ये जो सवाल ये आता है कि हम लोग और आप कैसे इस हृदयघात से बचें। बीमारी तो ठीक है, हमने डॉक्टर वर्मा साहब ने बता दी, लेकिन इससे बचने का तो रास्ता होना चाहिए। कभी आपने सोचा कि किसको ये बीमारी ज्यादा हो रही है और किसको ये कम हो रही है? पहली बात, जैसे मैंने एक मोटर का एग्जांपल दिया, मोटरसाइकिल का उदाहरण दिया या ट्रैक्टर का उदाहरण दिया, तो शरीर के सभी अंग प्रत्यंग जो हैं वो प्रकृति की से निर्धारित हैं, प्रकृति पे निर्भर करते हैं, प्रकृति ही को चाहते हैं और प्रकृति से दूर नहीं होना चाहते। पहली बात, जो लोग गांव में हैं, कस्बे में हैं, मौजा में हैं, वो इसको ज़्यादा अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। जो लोग बड़े शहरों में आ गए, महानगरों में आ गए, वो ये नहीं कर पा रहे हैं। शरीर के सभी अंगों का अपना अपना एक उद्देश्य है। जब उस उद्देश्य से हम विमुख हो जाते हैं, उसको भूल जाते हैं, उसको उतना प्रयोग नहीं लाते हैं, तो वही अंग प्रत्यंग दूसरे अंगों पर भी असर डालते हैं। जैसे आपकी छोटी उंगली है ना, अगर मान लीजिए चक्कू से कुछ खाते खाते चोट लग जाए तो आप सोचेंगे दिमाग तो काम करेगा ना, ऐसा नहीं होता है। शरीर का कोई भी अंग बीमार होगा तो पूरी चिंतन को असर डालेगा, पूरी सोच को असर डालेगा, सभी अंगों को वो खराब करेगा। तो पाँव, पहली बात यह है कि हम सब लोग जो है पैदल चलना भूल गए हैं। हम सब लोग जो है, जो साधारण सामान्य पुष्टिकारक और सेहत को बेहतर करने वाला भोजन था, उसको भूल गए हैं। हम लोग जो हमारे घर परिवार में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में, हमारे आयुष में, हमारे आयुर्वेद वाले, हमारे गुरु, हमारे अध्यापक, हमारे मंदिर क्या सिखाते थे कि हम कैसा खाना खाएं, उनको हम भूल गए हैं। उनको छोड़ के हम चले जा रहे हैं ऐसे खाने की तरफ जो हमारे अंग प्रत्यंग, हमारे शरीर और हमारे हृदय के लिए बहुत ही घातक है। हम ऐसे ऐसे व्यसन की तरफ चले जा रहे हैं जिसकी हमको आवश्यकता नहीं थी, जिसमें सबसे बड़ा व्यसन है स्मोक करना। इसके बाद यदि किसी को बीमारी हो गई है, सपोज किसी को
शुगर बढ़ गई, जिसे अंग्रेजी में डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं, या उच्च रक्तचाप हो गया, तो कहता है भाई डॉक्टर के पास जाओगे तो कुछ ना कुछ दवाई लिख देगा, क्या जरूरत है, तो उसका इलाज नहीं करता है। वो उससे वो डॉक्टर के पास इलाज ना कराने के जाके, कुआं तो प्यासे के पास कम आता है, लेकिन प्यासे को तो कभी कभी कुएं के पास जाना चाहिए। वो नहीं करते हैं। लोग नाई के पास चले जाएंगे बाल बनवाने, हजाम के पास चले जाएंगे, हाँ, दर्जी के पास चले जाएंगे, लेकिन चिकित्सक, वैद्य, डॉक्टर उसके पास जाने में बड़ा संकोच करते हैं। वो गलत बात है। यदि किसी को उच्च रक्तचाप है, डायबिटीज है, या शरीर में वसा ज्यादा है, तो जरूर दिखाइए। आइए हम एक बार फिर से चालू करें कि कैसे इस बात से बचा जाए। नियमित रूप से प्रतिदिन 4 से 6 किलोमीटर चल के अपने पाँव को, अपनी टांगों को इस्तेमाल करिए। पैदल भी चलिए और तेज चलने की कोशिश करिए। अगर दौड़ सकते हैं तो 100 कदम, 50 कदम, 40 कदम, 30 कदम, 20 कदम या 10 कदम दौड़ें, जरूर दौड़ें। दौड़ के थक रहे हैं तो रुक जाएं। जितना चलेंगे उतना अच्छा है, जितना ब्रिस्क चलेंगे उतना अच्छा है। ब्रिस्क का मतलब तेजी से चलिए, फुर्तीले बन के नहीं है। घर में, कमरे में, दफ्तर में, अपने कार्यस्थल पे हल्का फुल्का व्यायाम करिए। हल्का फुल्का व्यायाम का मतलब दोनों हाथ लेके सर के ऊपर ले गए, दोनों हाथ लेके पाँव के घुटने को छूने की कोशिश करी, थोड़ा सा आगे मुड़े, थोड़ा सा पीछे मुड़े। कुछ लोग इसको योग का नाम भी देते हैं। योग मुझे लगता है बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हल्का फुल्का व्यायाम आप जरूर करें। 2 दिन बाद ही अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है। सभी टीवी चैनल्स, भारतवर्ष के आयुष विभाग बहुत से योग के आसन आपको दिखाएगा, योग की बातें बताएगा। मेरा आपसे अनुरोध है, आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है कि 1-2 योग का आसन, चाहे वो लोम विलोम ही करें, चाहे भस्मिका करें, या पाँव को जोड़ के आगे झुकने पीछे झुकने का कोई योग का जो कोई आसन आपको पसंद आ जाए वो करें। मैंने सुना है कि प्राणायाम बहुत आसान है, बहुत अच्छा है, उसकी प्रैक्टिस कर लें तो भी कोई बुराई नहीं है। हृदय रोग विज्ञानी की भांति मेरा कहना यह है, नियमित रूप से सप्ताह में कम से कम 5 दिन 30 से 40 मिनट तेज चलें, 2 से 5 मिनट एक्टिव व्यायाम करें। 2 से 5 मिनट, ज्यादा नहीं कह रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा कि आप बॉडी बिल्डर बने, मैं खाली कह रहा हूं अपने जॉइंटों को, अपने जोड़ों को, अपनी मांसपेशियों को, अपने मस्तिष्क को शुद्ध हवा के कुछ व्यायाम करना है। पहली बात ये हो गई। साइकिल चला सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन साइकिल ऐसी मेन रोड पर मत चलाइए कि वो बगल से ठोकर लगा देता है। पगडंडी पे चलिए, खेत में चलिए, बाग में चलिए। बात नंबर 2, आहार संतुलित रखिए। जो आहार बांदा में मिलता है उसे खाइए। आप अमेरिका के आहार की तरफ मत भागिए। बहुत बढ़िया। आपके रोटी दाल सब्जी मिलती थी ना, उसे क्यों छोड़ दिया? जो दाल आपके इलाके में होती उसे ही खाइए। जो चावल गेहूं होता है उसकी रोटी बना के खाइए, पूड़ी बना के खाइए, उसके बाटी खाइए, उसकी चोखा खाइए। मिश्रा जी ने कई बार वादा किया था बाटी चोखा खिलाएंगे, तो उनको मैं आज याद दिला रहा हूँ कि मुझे बाटी चोखा पेंडिंग है मेरा। सर आपके पास 24 घंटे काम है, पता नहीं कब ओटी में रहते हैं, कब सरकारी मीटिंग में रहते हैं। लेकिन ऐसे ही हाल मेरा भी होता है। और बाटी जब आप खिलाएंगे तो दिन बाकी काम छोड़ के आएंगे। जरूर तो जरूर। बाटी चोखा खाइए। जो शुद्ध तरकारी आपके खेत में, आपके पड़ोसी के खेत में, आपके बाजार में मिल रही है, उस तरकारी को खाइए। पिज्जा, बर्गर, इन सबसे दूर हटिए। ये 6 महीने में, 8 महीने में जवान को सेटिस्फाई करने के लिए स्वाद के रूप में लें तो मेरे को मनाही नहीं है, लेकिन हफ्ते में 14 खाने होते हैं, सुबह, दोपहर और रात का। उसमें कम से कम 13 खाने अपने खाइए, अपने प्रांत के खाइए, अपने देश के, अपने कस्बे के खाइए। कम से कम 2 तरकारी खाइए। तरकारी कहते हैं बांदा में, मैं नहीं जानता, सब्जी तो समझते होंगे। अरे तरकारी अच्छी तरह समझते हैं, तो तरकारी भाजी को खाइए, तरकारी, ठीक है, वो खाइए। और आटे में भी, आटा केवल गेहूं पर डिपेंड मत करिए। गेहूं में थोड़ा बाजरा मिला लीजिए, थोड़ा चना मिला लीजिए, थोड़ा जौ मिला लीजिए। और मैंने तो सुना है कि बांदा का सत्तू बहुत अच्छा होता है, तो सत्तू का भी प्रयोग कर सकते हैं।
सत्तू भी एक संपूर्ण पौष्टिक आहार है, उससे विमत मत होइए, उसको दूर मत समझिए, उसे खराब मत समझिए। वो किसी भी पिज्जा, किसी भी बर्गर, किसी भी मार्कोनी से ज्यादा अच्छा है। दालों का प्रयोग करिए। यदि मांसाहारी हैं या घर परिवार में मांस के अलावा परमिशन है, तो वैसे मैं मांस नहीं खाता हूँ, मैं अंडा भी नहीं खाता हूँ, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ, मुझे कोई बुराई नहीं है। एक अंडा ग्रोइंग चाइल्ड के लिए बहुत आवश्यक है, उसे खा सकते हैं। और अंडा संपूर्ण खाइए, उसकी सफेदी भी खाइए और पीला भी खाइए, और सबसे अच्छा तरीका है उसको बॉईल करके खाना। ये बात होगी भोजन की। जब भी भोजन खाइए गर्म खाइए, ताजा भोजन खाइए। बासी को किसी पशु को दे दीजिए, चिड़िया को दे दीजिए, बासी खाने की तरफ से बचें। खाने में वसा का उपयोग कम से कम रखें। जो हमारे भारतवर्ष के तेल थे वो सबसे उत्तम है, सबसे बेहतर है। उनका कोई तेल विदेश का मुकाबला नहीं कर सकता। ये मैं आधिकारिक रूप से कह रहा हूँ, ये मैं सब कुछ सोच समझ के कह रहा हूँ। और मैं कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का जनरल सेक्रेटरी भी रहा, वाइस प्रेसिडेंट भी रहा, और आज की तिथि में भारत सरकार का चिकित्सा महानिदेशक अपर हूँ। और इससे भी करके कह रहा हूँ कि जो भारतवर्ष के तेल थे उनका उपयोग करें, बिल्कुल सेफ है। आपके यहाँ तेल होता है किसका? सरसों का, तिल का तेल होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर थोड़ा बाहर का तेल खाना है तो साउथ से नारियल का तेल मंगा लीजिए, लेकिन इसे रिफाइन ना कराइएगा। रिफाइन करते ही तेल की जो अपनी बेहतरी थी वो सब चली गई, और आप खराब चीज ले रहे हैं। अनरिफाइंड नेचुरल तेल जो आपके बुंदेलखंड में होता है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। देशी घी की मात्रा भी थोड़ी बहुत आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आप कोई बुरा मत मानिए। अधिकांश भाषा में इसका इस्तेमाल नहीं करें। बात नंबर 2 हो गई। बात नंबर 3, व्यसन ना करें। सबसे खराब व्यसन है तंबाकू पीना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, हुक्का पीना, चिलम पीना। मेरे भाइयों बहनों, मैंने ये बात बहुत महसूस की कि इसमें बहुत सा दुष्प्रचार हमारे पुरानी पिक्चरों ने भी किया, हमारे पुराने टीवी ने भी किया, जिसमें कि ऐसा लगता है कि सिगरेट पीने वाला तो साहब हो गया, जो सिगरेट नहीं पी रहा तो बाबू रह गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसका उल्टा है। जो सिगरेट पी रहा है वो तो चपरासी रह जाएगा, जो नहीं पी रहा वही साहब बनेगा। इससे ये कोई परिमाण ऐसा नहीं है, ये कोई ऐसा पैमाना नहीं है। ये तंबाकू कंपनियों ने, सिगरेट बेचने वालों ने एक दुष्प्रचार किया था, जिसमें कि भोली भाली जनता, भोले भाले मेरे मित्र, मेरे बच्चे, मेरे साथी जो सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, माँ बाप से दूर रहते हैं, वो सोचते हैं कि मैं तो गांव परिवार का व्यक्ति हूँ और इस शहर का लड़का है तो सिगरेट पीता है, तो मैं इसके बराबर आने के लिए क्यों ना सिगरेट फूकूं, इसको दिखाऊं कि मैं तेरे बराबर हूँ। ना मेरे भाई, ऐसा ना करो। वो आपको फायदा नहीं कर रहा, नुकसान कर रहा है। इसीलिए सभी सिगरेटों पे, सभी वीडियो के पैकेट पे लिखा रहता है तंबाकू का सेवन ना करें। मेरे विचार में जितना नुकसान तंबाकू ने किया है, सिगरेट ने किया है, उतना कोई नुकसान नहीं कर सकता। इससे बचे। एक और बहुत बड़ा व्यसन हमारे देश प्रदेश में हो गया है, और जो कि बहुत बड़ी कुरीति है, वो कुरीति है कि हमारे देश के पुरुष और हमारे देश की स्त्रियां भी ये मानने लगी कि अगर आप हाई क्लास सोसाइटी में जाना है, हाई क्लास अपने को कहलाना है, तो शायद मदिरा का सेवन करना, मदिरा का दिखावा करना बहुत आवश्यक है। ये भी बिल्कुल भ्रांति है। हमारा देश गर्म देश है। हो सकता है यूरोप में, अमेरिका में, ठंडे प्रदेशों में इसकी लोग रिकमेंड करते हों, लेकिन भारतवर्ष में भारत सरकार की तरफ से, आयुष मंत्रालय की तरफ से, कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से, चिकित्सा परिषद की तरफ से हम इसकी बिल्कुल मनाही करते हैं और आपसे मना करते हैं, विनती करते हैं कि ऐसे व्यसन में आप ना पड़ें। ना पढ़ के अपने हृदय को आप बचाएंगे, वो ज़्यादा अच्छा होगा बनिस्बत व्यसन करके। तीसरी बात आई कि अगर आपके रक्त में वसा की मात्रा ज़्यादा है, एक लिमिट से ज़्यादा है,
अपने निजी चिकित्सक से, अपने घर परिवार के डॉक्टर से, अपने वैद्य से उससे राय लेके उसका भी इलाज करें। यदि किसी को मधुमेह है, जिसे कि डायबिटीज मेलाइटिस भी कहते हैं, जन साधारण से शुगर की बीमारी कहता है, उसे मधुमेह हो गया है, तो उस मधुमेह की बीमारी के लिए भी आप खुद इलाज ना करें, अपने डॉक्टर से, अपने चिकित्सक से पूछ के नियमित रूप से दवा खाएं। यहाँ मैं एक जरा चेतावनी भी देना चाहूंगा आपको। मधुमेह की बीमारी को कोई डॉक्टर, कोई चिकित्सक आपके जड़ से खत्म नहीं कर सकता। ये बीमारी आपके शरीर के साथ जाएगी। तो ये मत सोचे कि मैंने 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना दवा खा ली है, अब मुझे क्या जरूरत इसकी। ना मेरे भाई, ना, ऐसा नहीं है। मधुमेह की बीमारी आपके साथ जाएगी। तो अर्थात जिस दिन ये डायग्नोस हो गई, जिस दिन का इसका डॉक्टर ने लेबल लगा दिया, आपको पर्चे पे लिख दिया कि आपको मधुमेह की बीमारी हो गई है, उससे जब तक आप घाट तक नहीं पहुंच रहे, तब तक आपको ये दवा खानी है और नियमित रूप से खानी है, और उसका निरंतर रूप से इलाज भी आपको कराना है। इलाज सस्ता हो, महंगा हो, वो आपको देखना है। यदि दवा नहीं मिल रही है, महंगी लग रही है, तो सरकारी अस्पताल में जाएं। सरकारी अस्पताल ने, भारत सरकार ने, प्रांतीय सरकारों ने, राज्य सरकारों ने सभी डायबिटीज मेलाइटिस की दवा निःशुल्क उपलब्ध कराती है। ये जानकारी की कमी है कि आप सरकारी अस्पताल जाके दवा नहीं मांग रहे हैं। आप जाइए, अगर मधुमेह है तो बहुत खराब बात है, लेकिन ये आपका अधिकार है। आप अपने डॉक्टर से, सरकारी अस्पताल से प्रार्थना करिए। वो कहीं स्टॉक में नहीं है तो हाथ जोड़ के कहिए कि साहब, सरकार के डॉक्टर को हमने सुना था, आप कृपया मंगा दें। वो उस दवा को मंगाने के लिए बाध्य है। इसके बाद रक्तचाप की बात मैंने बताई। रक्तचाप के लिए भी वही बात है कि उक्त रक्तचाप हो गया है, ये आप अगर नियमित रूप से व्यायाम करें, भोजन में नमक की मात्रा बहुत कम कर दें, अगर इतना नमक खाते हैं तो इतना कर दें, तो ये उक्त रक्तचाप ठीक भी हो सकता है, बगैर दवा के भी ठीक हो सकता है। तो कृपया मेरी प्रार्थना है कि उक्त रक्तचाप को पैदल चल के, नमक की मात्रा कम करके, और यदि आप मेरी तरह मोटे हैं तो वजन कम करके आप उसे रक्तचाप को खत्म कर सकते हैं बगैर दवाई के भी। लेकिन अगर इस सब के बाद भी रक्तचाप आप कम नहीं कर पा रहे हैं तो संकोच मत करिए, इसमें शर्म आने वाली कोई बात नहीं है। बीमारी तो बीमारी है, बीमारी आप थोड़ी बुलाते हैं, बीमारी तो आप पे आ जाती है। तो आप अपने चिकित्सक से, वैद्य से, डॉक्टर से, सरकारी अस्पताल में जाइए, मदद मांगिए, रक्तचाप की दवा लीजिए। यहाँ फिर मैं एक बार कहना चाहूँगा, और बहुत जोर से कहना चाह रहा हूँ, कि भारत सरकार ने, प्रांतीय सरकारों ने, जिला सरकारों ने उक्त रक्तचाप की सभी दवाइयां जो आपके लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, वो निःशुल्क उपलब्ध कराई भी हैं। आपके चिकित्सालय में उपलब्ध है। यदि आपके चिकित्सक लिखते हैं और फार्मासिस्ट नहीं दे रहा है, तो ये आपका नैतिक ड्यूटी भी है, कर्तव्य भी है कि आप प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के पास जाएं और कहिए कि ये हमारा पर्चा है, इस पे डॉक्टर साहब ने दवा लिखी है और ये आपका फार्मासिस्ट नहीं दे रहा है हमको। क्योंकि सरकारी तंत्र में कुछ नालायक लोग भी हैं, लेकिन फिर भी वो मंगा के देंगे और उसे दवा का निरंतर आप प्रयोग करें। ये बात बची डायबिटीज की। इसके बाद यदि किसी को हृदय घात हो गया है, एंजाइना हो गया है, या हार्ट अटैक हो चुका है, तो उसके लिए आप खुद इलाज मत करिए, नियमित व्यायाम करिए, रोज चले 30 से 35 मिनट, तेज धूप और तेज ठंड दोनों से बचिए। आजकल के मौसम में सुबह 11 बजे से 4 बजे तक घर के बाहर ना निकलिए, लू से बचिए, और दवा नियमित रूप से खाइए। नमक का प्रयोग कम से कम रखें। अपना वजन जो है अपने कद के हिसाब से, जैसे मान लिया आप 5 फुट 6 इंच के हैं, तो आपका वजन 60 किलो के आसपास होना चाहिए, 2 किलो कम या 2 किलो ज़्यादा। लेकिन आप 5 फुट 6 इंच के हैं और आपने वजन 100 किलो रखा हुआ है, तो ये हृदय पर ज़्यादा लोड डालेगा। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, माताओं, चिकित्सक लोग, वैद्य लोग, एक बात समझिए। आपसे भी मैंने एक मोटर की बात कही थी, आपसे ट्रैक्टर की बात भी की थी। तो आप ये जानते हैं ट्रैक्टर जो है 15 हॉर्स पावर से लेकर 200 हॉर्स पावर तक होता है, ठीक होता है ना। उसी तरीके से आप
अब तो आप में से कोई भी कार से दूर नहीं है, सब कारों को जानते हैं। ये बताइए, ट्रक की बॉडी में मारुति कार का इंजन लगा दिया जाए तो क्या होगा? क्या वो ट्रक अपना काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, क्योंकि कार की जो मारुति कार का इंजन है उसका साइज होता है 799 सीसी, यानी कि 800 सीसी, और जो ट्रक का इंजन है उसका साइज होता है 6000 सीसी। कहां 800 सीसी, कहां 6000 सीसी। तो हृदय क्या है? शरीर का इंजन है। जब तक इंजन चल रहा है तो बॉडी चल रही है, इंजन रुका तो बॉडी भी रुक गई। तो यदि आपका मारुति का इंजन आपके शरीर में रखा हुआ है 800 सीसी का, 60 किलो वजन के लिए, उसको 120 किलो वजन चलवाएंगे तो कै दिन चलेगा भाई मेरे? नहीं चल पाएगा। तो इसलिए अपने आप को दुबला पतला रखिए। हम ये नहीं कह रहे सूख के कांटा हो जाए आप। अपने कद के हिसाब से, अपने कद के हिसाब से अपना वजन मेंटेन करिए। ये मेंटेन कर लेंगे तो बहुत ठीक रहेंगे। मैं अक्सर एक बात पर अभी सभी व्याख्यानों में कहता रहा हूं, आज फिर कहता हूं, बहुत दिनों बाद कह रहा हूं, डॉक्टर से, पुलिस से और वकील से दूर की दोस्ती अच्छी। मैं कहता हूं जितना आप दूर चलेंगे, तो डॉक्टर से जितना दूर चलेंगे उतना सुखी रहेंगे। तो जितना अधिक चलते रहेंगे उतना डॉक्टर की फीस से भी बचे हुए हैं, डॉक्टर से भी बचे हुए हैं। एंजॉय कीजिए जिंदगी को, करिए। जो भी आपके डॉक्टर ने, चिकित्सक ने दवा दी है उसको नियमित रूप से उपयोग करिए, समय से उपयोग करिए। हर भोजन के बाद, चाहे सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो, रात का खाना हो, चलने से पहले घड़ी देख के 10 मिनट बिल्कुल आपको आराम करना है। उस 10 मिनट में कोई कोताही नहीं करनी। चाहे दफ्तर में बैठे हों तो भी कुर्सी पे बैठ जाइए, पाँव फैला लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। घर पे हों तो पत्नी से, माँ से, बहन से कहो कि मैंने खाना खा लिया है, 10 मिनट मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। मेरे डॉक्टर की ऐसी राय है। ये करिए, मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ आप हृदय घात से भी बचे रहेंगे। यदि हृदय घात, हार्ट अटैक हो गया है तो भी आपकी जीवन पूरा रहेगा। जितना कुदरत ने, भगवान ने, अल्लाह ताला ने, क्राइस्ट ने दिया है, वो जीवन आप पूरा अच्छी तरह से व्यतीत कर पाए हैं। नमस्कार। अब मैं आपके सवालों का इंतजार करूंगा। ये कोई प्रश्न है तो आप आज भी पूछ सकते हैं। आज नहीं पूछना चाहते हैं तो मेरे मित्र और मेरे सहयोगी डॉक्टर राकेश मिश्रा साहब, जो कि इस न्यास के सेक्रेटरी हैं, जो इतनी मेहनती कृपा कर रहे हैं, उनके माध्यम से कभी भी आप पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपकी सेवा को, आपकी शुश्रूषा को करने को तत्पर हूं। और फिर एक बार कहूंगा, ये जो बहुत बड़ा काम राकेश मिश्रा जी कर रहे हैं उसके 5 फायदे हैं। वो पांचों में वो भी शायद नहीं गिनाएंगे, बहुत अच्छे नेक इंसान है, अपनी तारीफ करना नहीं जानते, लेकिन मैं कहता हूं, पहली बात, जिस धरती में बड़े हुए, जिस धरती में खेल कूद के बड़े हुए, जहां का पानी पिया उन्होंने, उसके लिए वो सेवा कर रहे हैं दिल्ली में बैठ के। दूसरी बात, अपने पिता, अपने परपिता, उनके जो प्रणाली है, जो संस्कार हैं, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि वो उनके नाम पे, उनके योग के, उनके हित के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी आत्मा की सुख के लिए एक न्यास का कार्य अपने निजी पैसों से, अपनी धनराशि खर्च करके, अपना समय खर्च करके वो कर रहे हैं। तीसरी बात, ये एक परंपरा डाल रहे हैं। चौथी बात ये कि आप लोगों को दिल्ली के, मैं तो बहुत छोटा सा डॉक्टर हूँ, और डॉक्टर जो इस लाइन पे आए हैं शायद बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उनसे आप बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट दवाइयाँ और जो रियलिस्टिक जानकारी है वो प्राप्त कर पा रहे हैं। पांचवी बात, ये प्रोत्साहन दे रहे हैं मेरे जैसे और बहुत से लोगों को कि हम कुछ सरकारी सेवा के साथ साथ सामाजिक सेवा भी करें। तो मैं श्री राकेश मिश्रा, उनके पुत्र, उनकी पत्नी, उनके सारे परिवार को अपनी तरफ से कोटिश कोटिश साधुवाद कहता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ, और ये प्रार्थना करता हूँ कि ये इस सिलसिले को तोड़ने न दें, रुकना न दें, और बढ़ाएं। और हमारे प्रति कोई भी सेवा हो तो निरंतर हमसे बताएं, हम हमेशा आपके लिए समर्पित हैं। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, थोड़े से प्रश्न हैं, उन संक्षेप में उनको कर लेंगे, फिर बाद में सबका अभिनंदन भी करना है। अभी थोड़ा जिन लोगों अभिनंदन ने पहले राकेश मिश्रा जी का होना चाहिए। नहीं, मेरा नहीं, जिन्होंने जनता में काम किया है। आप बीच में चाय वगैरह पी सकते हैं, आपका गला काफी बैठ गया, दिन भर में भाग दौड़ करके आप समय पे आए हैं, हम आपके आभारी हैं। बहुत सारे प्रश्न आपके बातों में आ गए हैं, और इतनी अच्छी ढंग से
कहना चाहिए जैसे बुंदेलखंड, बघेलखंड और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के लोग जुड़े हुए हैं, हम उनके लिए आपने जिस तरह से मधुर भाषा में बात बताई है, उनसे आधे सवालों का वो हो गया। मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आए हैं, मैंने उनके प्रिंट रखे हैं, कुछ 7-7 प्रश्न आए। एक दो लोगों के प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी सतना से पूछिए। योगेश ताम्रकार जी और ब्रजेश अग्रवाल पूछ रहे हैं कि हम्म, शुगर के रोगी को कहा जाता है कि FEB 110 और PP 140 नॉर्मल माना जाता है, हम्म, जबकि कई बार यह विषय आता है कि मेडिसिन कंपनी वाले या जानबूझकर इतना बताते हैं, जबकि आज से 20 साल पहले FB 160 और PP 200 के ऊपर होने पर ही आदमी को शुगर हो गई ऐसा कहा जाता था। तो सच क्या है इसके बारे में अधिकृत बयान आपका जानना चाहते हैं। देखिए जो क्या इनका नाम क्या बताया जो सवाल पूछा? योगेश ताम्रकार सतना और ब्रजेश अग्रवाल छतरपुर। देखिए इन दोनों का जो प्रश्न है ये बहुत ही सामयिक, बहुत ही प्रासंगिक और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें कोई गलती नहीं, कोई नहीं। जो सवाल ये पूछ रहे हैं, जो प्रश्न पूछ रहे हैं, जानकारी लेना चाह रहे हैं, बहुत ही आवश्यक जानकारी है। अब देखिए मैं इनको बताना चाहूंगा कि समय के साथ साथ हर चीज का ज्ञान बढ़ता रहता है। हम लोग एक विज्ञान के क्षेत्र में हैं, एक रिसर्च के क्षेत्र में हैं, एक साइंटिफिक बात होती है। जिस प्रकार से जब आदमी को भूख लगी होती है तो सबसे पहले सूखी रोटी हो, बासी रोटी हो, उसे वो खा लेता है, चाहे साथ में दाल हो, तरकारी हो, सब्जी हो, अचार हो, रायता हो कि ना हो, वो पहले अपना पेट भरता है। जब आप उतने सक्षम हो जाते हैं कि भाई हम अब इतनी तनख्वाह हम कमा रहे हैं कि हम अच्छा खाना खा लें, तो वो एक दाल की बजाय 2 दाल बनवाता है, 2 तरकारी या 3 तरकारी बनवाता है और रोटी में भी घी लगवाता है। उसी तरीके से जैसे जैसे रिसर्च बढ़ती जाती है, आपको ये बताना चाहूंगा आज की तारीख में भी, यानी कि जून 2020 में भी कम से कम 50,000 वैज्ञानिक डायबिटीज के पे रिसर्च कर रहे हैं। 50,000 वैज्ञानिक डायबिटीज पे रिसर्च कर रहे हैं। तो ये जो लेवल्स हैं, ये इनका इम्प्रूवमेंट होता जाता है। अभी देखिए क्यों कि पहले क्या होता था कि डायबिटीज को कहते थे 200 से ऊपर है, वो उस समय के पैरामीटर्स, उस समय के जो हमारे उपकरण थे, उसमें एक एक चीज के लिए अलग अलग ब्लड लिया जाता था। और उस समय की रिसर्च का कहना था कि 200 से ऊपर जो है कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो रहा है। धीरे धीरे देखा गया कि नहीं भाई, अगर फास्टिंग ब्लड शुगर बगैर खाना खाए सुबह का पहला शुगर जांच करते हैं और वो 130 के ऊपर निकलता है और बजाय 105 के, तो उनको कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है। इसलिए कॉम्प्लिकेशन के बेस्ड पे जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी होती है हजारों लाखों मरीजों की जांच करने के बाद, तब ये कट ऑफ लेवल आता है। इसमें फिर मेरी प्रार्थना ये है कि आप जो मरीज गण हैं, वैद्य गण है, इसमें दिमाग अपना खराब करें। जो गाइडलाइन डायबिटिक एसोसिएशन की आई भी है उस पर लगे। ये पैरामीटर इंप्रूव होते जाते हैं। जैसे आपको मोटी सी एग्जाम्पल बताता हूँ, बुंदेलखंड छतरपुर में आप लोग देखते होंगे, अपने बाबा को याद करिए, जब उनका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ होगा, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ होगा, तो आंख के ऊपर हरे रंग की पट्टी जो है 2 से 3 हफ्ते लगती थी और उसमें चश्मा इतना मोटा लगता था, 1 इंची औदा चश्मा होता था। तब जाके कैटरेक्ट का ऑपरेशन कामयाब माना जाता था कि हाँ भाई बाबा इस आंख से देख पा रहे हैं। आज कैटरेक्ट का ऑपरेशन 5 मिनट में होता है। मरीज को कोई पट्टी नहीं लगाई जाती, कोई उसके बाद कोई चश्मे की जरूरत नहीं होती, वो बगैर अपने लेंस लगाया तो उससे करते हैं। तो विज्ञान प्रगति करता है, विज्ञान स्टेशनरी नहीं है। जैसे हमारे नक्षत्र घूमते रहते हैं तो विज्ञान आगे आगे बढ़ता जाता है। बहुत आपको सही। स्मरण कराना चाहूंगा, जब हम लोगों ने हम हॉस्टल में पढ़ते थे तो घर पे टेलीफोन करना होता था तो जीपीओ जाना पड़ता था और घड़ी वाला टेलीफोन होता था। हम लोग लाइन लगा के घड़ी वाला टेलीफोन घुमाते थे और वो 2 बार टेलीफोन लगाने की परमिशन देता था। अगर 2 बार में टेलीफोन नहीं मिला तो लाइन के सबसे पीछे पहुंच जाइए आप, अगले आदमी नंबर लगाता था। जब मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय का चिकित्सक था तो मेरे पास सबसे बड़ी सिफारिश जानते क्या आती थी? 2, एक ट्रांसफर पोस्टिंग और दूसरा कि साहब हमें लैंडलाइन लगवा दीजिए, हमें टेलीफोन लगवा दीजिए। आज आप 12 बजे के टेलीफोन लगना है, 12:15 तक 20 कंपनी आपका खड़ी हो जाएंगी कि हमारा टेलीफोन लगवा लीजिए। तो ये विज्ञान है, ये बढ़ता है तो प्रगतिशील है। तो जहां तक मेरे भाइयों का सवाल है वो प्रासंगिक था, लेकिन उनसे मैं कहना चाहूंगा
कि आप इन सब विवाद में ना पड़े। यदि आपके चिकित्सक ने आपको डायबिटीज बनाया है तो उस पर विश्वास रखें। जब तक आपको चिकित्सक पे और चिकित्सा पे विश्वास नहीं होगा, आप फायदा नहीं ले पाएंगे। अगला प्रश्न प्लीज। डॉक्टर साहब, ये हमारे राकेश शुक्ला राधे जी पूछ रहे हैं कि शादी ब्याह में डीजे साउंड के पास से गुजरते हैं तो ऐसे लगता है कि दिल तेजी से धड़कने लगता है और कुछ लोगों को अटैक भी आ जाता है, तो ये कितना नुकसानदायक है ऐसे पास में जाने से? और इसी के साथ जुड़ा हुआ विजय दुबे पूछते हैं सतना से कि हृदय रोग से कोई व्यक्ति पीड़ित है, कोई झूठा भोजन खाने से भी दूसरे को हो जाता है क्या? अगर पत्नी का जूठा खा रहे हैं या पति का जूठा खा रहे हैं, प्रेमिका का खा रहे हैं या प्रेयसी का खा रहे हैं, तो कोई नुकसान नहीं है, तो उसे खाते रहिए। किसी गैर का तो जूठा खाएंगे नहीं आप। अब बात बची डीजे की, तो जूठा खाने से हृदय रोग नहीं होता, ठीक है। अगर ऐसा होता तो अगर आप गौर करें, बुंदेलखंड में एक प्रथा थी, ये लोग भूल गए होंगे, मुझे याद है, छतरपुर में एक प्रथा थी कि पत्नी अक्सर जो है पति की थाली में ही खाना खाती थी। जी। जिनको याद भूल गए उनको याद दिला दीजिए। पत्नी 100 में से 95% में अपने पति की ही थाली में भोजन प्राप्त करती थी, ठीक है। उनमें से किसी को हृदय रोग नहीं हुआ। तो ऐसी अवधारणा अपने मन से निकाल दें, अपना प्यार बनाए रखें, पति पत्नी एक ही थाली में खा सकते हैं, उनके कोई हृदय रोग नहीं होगा, मेरा गारंटी है। अब बात है डीजे पे। वो बात इनकी ठीक है, क्योंकि जो डीजे में म्यूजिक बजता है वो म्यूजिक नहीं बजता, शोर शराबा बजता है। और नॉर्मली जो है हमारा कान है वो आधा वाट सुनने के लिए काफी होता है। डीजे में 80 से 140 वाट तक बजाते हैं, तो उससे दूर रहना ही बेहतर है। अगला प्रश्न प्लीज। श्रीराम रिछारिया हमारे पैतृक गांव धौर्रा से प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत जायज प्रश्न है। ये पूछ रहे हैं कि डायबिटीज और हार्ट अटैक क्या आनुवंशिक बीमारी है? यह बात कितनी सच है? यदि ये सत्य है तो इस चेन को किस तरह से तोड़ा जा सकता है? क्योंकि आज के समय में देखने को मिलता है कि जिस प्रकार से पिता के बाल झड़ने से सिर पर चांद निकल आती है, उसी क्रम में उनके बच्चों के साथ भी होता है। तो क्या बीमारी परिवार सदस्यों में भी ट्रांसफर होती है? देखिए, पहली बात तो बिल्कुल मत घबराइए। ये जरूरी नहीं कि अगर पिता के बाल कम हो गए तो बेटे के बाल भी कम हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। ये केवल 5 से 7% में देखा गया है, उससे ज्यादा नहीं। 5 से 7% है, मतलब 100 पिता ऐसे हैं जिनके सर पे एक भी बाल नहीं है, तो वो केवल 5 से 7 बच्चे ऐसे होंगे जिनके सर पे बाल नहीं रुकेंगे। बात नंबर 2, आपका प्रश्न था कि क्या मधुमेह या डायबिटीज की बीमारी आनुवंशिक है? ये हाँ, ठीक है। इसके चेन तोड़ने का तरीका एक ही है कि यदि आप अपने घर परिवार से दूर शादी करें, अपनी जाति बिरादरी से दूर शादी करें, ताकि जीन्स डबलिंग ना हो, तो ये चेन टूटने की संभावना ज्यादा है। अपने प्रांत से निकल के, अपने शहर से निकल के, अपने परिवार से निकल के, अपने बड़े कुटुंब से निकल के अगर शादी करेंगे तो इसकी चेन टूटने की बहुत 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 संभावना है। अगला प्रश्न प्लीज। ये कृष्णा पांडे सतना से पूछ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल और थायराइड बढ़ने का आपस में कोई संबंध है? दोनों बड़े हैं मेरे। पिछले 5 साल से थायरोक्सिन 50 mg ओडी और टेबलेट रोसाविस्टिन 10 mg ले रहे हैं। जब भी टेस्ट करवाते दोनों बड़े हुए मिलते हैं। ये बड़े समझदार मरीज हैं और इनको बताइए कि जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कि बात ये कि जब थायराइड गड़बड़ होता है तो बॉडी की वसा भी गड़बड़ होती है, और वो ऐसा संभव है। इसलिए इसमें ऐसा ना सोचें कि ये क्या होना चाहिए। ये दोनों का ही कंट्रोल बहुत जरूरी है और दोनों ही इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, थायराइड की गड़बड़ी भी और उसका भी गड़बड़ी। अगला प्रश्न प्लीज। ये रमेश मिश्रा जी सतना से पूछते हैं कि डायबिटीज से आंखों के रेटिना पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से कैसे बचा जा सकता है? चाय जी, मैंने चाय मंगाई, आपका आदेश मानते हुए धन्यवाद धन्यवाद। गला बैठा लेकिन रमेश मिश्रा जी। मैं भी हेलो रमेश मिश्रा जी सतना, हाँ जी वो भी खिलाएंगे डॉक्टर साहब। रमेश मिश्रा जी सतना से पूछ रहे हैं कि डायबिटीज से आंखों के रेटिना पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से कैसे बचा जा सकता है, और एंजियोप्लास्टी स्टेंट का उपयोग करने वाले उम्रदराज व्यक्तियों को क्या सावधानी रखना चाहिए? पहली बात तो देखिए, डायबिटीज जो है बहुत खराब बीमारी है। कितना भी इलाज कर लो, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन छोड़ के जाएगी।
शरीर में लगाएगी। तो इसकी रेटिना से बचने के लिए सबसे अच्छा है डायबिटीज का प्रॉपर कंट्रोल, नियमित रूप से व्यायाम, नियमित खाना, खाने के बाद आराम करना, दिमागी और शारीरिक टेंशन से बचना और अननेसेसरी कंपटीशन से बचना। ये सब चीज़ें जो हैं इनका असर डायबिटिक रेटिनोपैथी को होता है, जिसमें कि आँख के पीछे वाले पर्दे में कभी रक्त का प्रवाह हो जाता है, रक्त लीक हो जाता है, पानी लीक हो जाता है। तो उसका इलाज ये है कि डायबिटीज का ठीक इलाज करें, बीमारी से बचे रहेंगे। दूसरी बात उन्होंने पूछी अगर स्टेंट लगाओ, तो क्या सवाल था दोबारा बोलेंगे सर? स्टेंट वाला इनका कहना है, हाँ, सीनियर सिटीजन को क्या सावधानी रखना चाहिए स्टेंट वाले व्यक्ति को? सीनियर सिटीजन को यंग बीमारी के मुकाबले में थोड़ा सा उसका रेशियो जो है और टाइट करना चाहिए। टाइट का मतलब ये कि यदि बाकी मरीज अपना इलाज 80% पे कर रहे हैं, तो सीनियर सिटीजन को 99% तक अपने का इलाज परफेक्शन करना चाहिए। नियमित भोजन, नियमित व्यायाम, नियमित कार्यशैली, शरीर का बदलाना, मालिश करना, वो करेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ये गर्मी का मौसम है, लू चल रही कुछ जगहों पे, तो 11 बजे से 4 बजे तक घर में कन्फाइंड रहें, गर्मी से बचें। जब दिसंबर का महीना आएगा तो 15 दिसंबर से 15 जनवरी 20 जनवरी तक दिल्ली और उत्तराखंड में, बुंदेलखंड में और सतना के आसपास बहुत ठंड पड़ती है। उस समय भी बहुत ठंड से बचें, शीतलहर से बचाएं। यदि यंग आदमी को एक स्वेटर से काम चलता है तो आप 2 स्वेटर पहनने में संकोच ना करें, कंबल लेने में, शॉल लेने में संकोच ना करें। ठंड आपकी है, बीमारी आपकी है, ये मत सोचे दूसरा आदमी देख के क्या बोलेगा। उसको जो बोलता है बोलने दीजिए, आप अपनी सुरक्षा करिए। डॉक्टर साहब, एक अंशुमान रावत है, ये दिल्ली में एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करते हैं। ये लग रहा है कुछ दिन पेट में दर्द था, फिर टेस्ट कराया तो क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस डायग्नोस हुआ है। हालांकि शुगर की शिकायत नहीं है, अभी ईआरसीपी हुआ है और अब वह ठीक महसूस होता है। ऐसे केस में शुगर होने के कितने चांसेज हैं? क्योंकि पैनक्रियास से संबंधित समस्या, उसमें भविष्य में क्या सावधानी रखना चाहिए? चाय आ रहा है, एक सेकंड। मैडम दुर्गा जी भी साथ में है क्या? चाय लेके आई है? वो चाय तो लाई है, साथ में नहीं है। उनके तो उन्हीं की ये जो है परिधि है, उन्हीं का प्रताप है कि मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं उनको भी नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। डॉक्टर दुर्गा जी बहुत बड़ी सर्जन है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में उनकी सारी जिंदगी व्यतीत हुई है। बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के उन्होंने ऑपरेशन किया। उनको भी, डॉक्टर दुर्गा मैडम को भी मैं नमस्कार करता हूँ। न्यास की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। स्वस्थ रहें। तो ये जो इनका सवाल है, ये बहुत ही ठीक सवाल पूछा और ये काफी समझदार मरीज हैं। इनसे मैं कहूँगा कि ये सवाल का जवाब मुझसे ना पूछें, अपने सर्जन से पूछें, क्योंकि जब तक मैं रिपोर्टें नहीं देख लूँगा इनकी जो पैनक्रियाटाइटिस की क्या रिपोर्ट है, इनका पेट का अल्ट्रासाउंड हुआ होगा, सीटी स्कैन हुआ होगा, एमआरआई हुआ होगा, और पैनक्रियास की जो बायोकेमिस्ट्री है उसका ज्ञान नहीं प्राप्त कर लूँगा तो मेरा उत्तर सामयिक सही नहीं होगा। वो जब चाहे आपकी मार्फत से मुझसे बात कर सकते हैं, इनकी रिपोर्टें देख के मैं इनको ठीक सा आंसर दे पाऊंगा। डॉक्टर साहब, आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा, केवल बुंदेलखंड बघेलखंड के लोग तो जुड़े ही हैं। इन्होंने अपने परिचितों को आज की लिंक भेजी है। मैं उनके कुछ दर्शकों के नाम ले दूं। सचिन त्रिपाठी यूएसए से हैं, परेश सिन्हा अमेरिका से जुड़े हुए हैं, चंद्रकांत पटेल अमेरिका से, मनोज सिंह जापान, जयेश कुमार मॉस्को, और इसी प्रकार से रंजीत जी पांडिचेरी से जुड़े हुए हैं। इन सभी दर्शकों को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि न्यास का प्रेम इन पर बना रहे। आपकी बात सुनने के लिए लालायत है। मैंने बड़ी तारीफ की आपकी। कई दिनों से अखबारों में समाचार चले, लोग तैयार थे कि डॉक्टर साहब को देसी भाषा में। मैंने आपसे 5 बात बताई और मैं फिर बात कहता हूँ, मैं न्यास के लिए मेरे छोटे छोटे हाथ हैं, मैं जो कुछ भी कर पाऊंगा करूंगा। धन्यवाद। ये आप जानते हैं कि मैं पीछे नहीं हटता। रंजीत जी पांडिचेरी से पूछ रहे हैं कि मेरी उम्र 53 साल है, हृदय रोग संबंधित कोई बीमारी नहीं है, किंतु डायबिटीज काफी साल से है। परिवार में हार्ट की फैमिली हिस्ट्री है, तो उन्हें क्या एंजियोग्राफी करा लेना चाहिए? अपने आप ही पूछ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक पूछ रहे हैं, लेकिन उनको एंजियोग्राफी की जरूरत नहीं है। अगर उनको कोई तकलीफ नहीं है और नियमित रूप से 4 से 6 किलोमीटर चलते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको डर नहीं है। लेकिन फिर भी अगर उनको डर है, भाई बहन बैठा हुआ है, तो पांडिचेरी के बगल में ही चेन्नई में वो एक सीटी एंजियोग्राम हो जाता है। अब बगैर
नस में इंजेक्शन लगाए बगैर एक्सरे के थ्रू एंजियोग्राम हो जाता है और बहुत कम दाम में 5 से 6 हज़ार रुपये में हो जाता है। वो करा के अपना भय ये दूर कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो न्यास को अपना एंजियोग्राम करा के उसका फोटो भेज देंगे और हम लोग दोबारा इनको राय देते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और एक हमारे प्रमोद कुमार मिश्रा ने तो 40 प्रश्न पूछ लिए इकट्ठे। मैं लगभग आपकी बातों में उत्तर में आ गए हैं। कुछ प्रश्न है उनके नाम लेता हूँ। वीरेंद्र मिश्रा पुणे से हैं, एक बड़े आईपीएस अधिकारी है, पूछ रहे हैं कि आजकल युवाओं में बहुत ज्यादा हार्ट की कमी बीमारी बढ़ रही है, क्या इसके प्रारंभिक बचाव के कुछ उपाय हैं? देखिए आजकल क्या भी होता है, बीड़ी सिगरेट भी नहीं पीता है, फिर भी बीमारी आ रही है, इसके क्या कारण उसका कारण ये है, जो आप में मुझ में सब में है, एक असंतोष का भावना, एक कंपटीशन की भावना, एक बिना बात का रेस, रेट रेस कहलाता है उसकी भावना। देखिए आज भारतवर्ष की यूनिवर्सिटी से करीबन 10 लाख ग्रेजुएट बनकर निकलता है, रेगुलर कोर्स करने वाला। उसमें से सब बच्चा अगर चाहे कि महानुभाव की तरह आईपीएस बन जाए तो बड़ा मुश्किल है। मुश्किल से मुश्किल 100 नए आईपीएस एक साल में बनते हैं। तो उस मैट्रिक्स में आज की तरफ तारीख में यदि हर एक डॉक्टर जो बन रहा है, देश में करीबन 400 मेडिकल कॉलेज हैं और हर कॉलेज में करीबन 100 सीटें हैं, हर डॉक्टर ये चाहे कि वो चिकित्सा का महानिदेशक बन जाएगा या हृदय रोग विभाग बन जाएगा, तो वो एक मैट रश की तरफ भाग रहा है। उसको सोचना चाहिए कि मेरे पास क्या मेरी जिंदगी में गोल है, क्या केवल महानिदेशक बनना, आईपीएस बनना ही गोल है, या मुझे एक स्वस्थ शरीर में, स्वस्थ दिमाग में संतुलित भोजन करते हुए अपने घर परिवार के साथ सुखी रहना है। ये चीज, एक भावना हमारे मन से हट गई है। पहले पड़ोसी की कार आती थी, लोग खुश होते थे। अब पड़ोसी की कार आती है तो लोग सोचते हैं यार इसके पास कार आ गई, मेरे पास इससे 4 इंच बड़ी कार क्यों नहीं है, इसके पास पुरानी कार है तो मैं नई कार क्यों ना लाऊं। जबकि दफ्तर जो है आधा किलोमीटर पे है, जहाँ पैदल जा सकता हूं मैं। आप अगर गौर करें तो लोग साइकिल का उपयोग नहीं करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मैं अपने घर से 7 किलोमीटर पे मेरा अस्पताल था, सफदरजंग अस्पताल। मैं शुरू में कई महीनों तक, साल तक साइकिल से गया हूँ। लोग हंसते थे, देखते थे कितना बड़ा डॉक्टर और साइकिल से आ गया। अब क्यों नहीं जा पाता हूँ, ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, मुझे डर लगता है कोई कार टकरा ना दे मुझसे। तो उसी तरह से एक कंपटीशन की भावना जो कि अवॉइडेबल है, जिसकी जरूरत नहीं है, वो हम लोग भूलते जा रहे हैं। अक्सर मैं मरीजों से एक बात कहता हूँ, खुद को भी सुनाने की कोशिश करता हूँ, कि आज की तारीख में जो आदमी रिक्शा चला रहा है, ऑटो रिक्शा चला रहा है, टैक्सी चला रहा है, या देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, 50 साल की उम्र में दोनों एक ही भोजन खाते हैं। केवल फर्क क्या है, प्लेट का, टेबल का, नेपकिन का और सराउंडिंग का। दिल्ली का सबसे बड़ा होटल एक मशहूर है, उनका खाना बहुत महंगा है, बुखारा नाम से रेस्टोरेंट है। मैं 1-2 बार खाना खाने गया तो विश्वास मानिए उसमें वही बांदा की दाल थी, वही बांदा के भुने हुए चने थे, वही बांदा की अंकुरित मूंग की दाल थी, और वही पराठा। मुझसे पूछा उन्होंने कि लखनवी पराठा बना दें क्या, तो मैंने कहा साहब ये तो हम खाते खाते यहाँ तक बड़े हुए हैं। तो फर्क केवल स्थान का है, फर्क और किसी चीज का नहीं है। फर्क केवल स्थान का है, भोजन वही है, प्लेट का फर्क है और बर्तन का फर्क है। और जो वेटर खड़ा है, वेट्रेस खड़ी है, उसके कपड़ों खराब है। हमारे घर में हमारी माँ शायद पुराने कपड़े पहन के खाना खिला देती होगी, वहाँ होटल में वेटर जो है नया कपड़ा पहन के आएगा, नेपकिन लगाएगा, गले में मास्क पहना होगा, इतना फर्क है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक प्रदीप कुमार द्विवेदी सूरत से जुड़े हैं, ये पूछ रहे हैं तो मुझे टाइप 2 डायबिटीज है, साथ में यूरिक एसिड भी ज्यादा है और कोलेस्ट्रॉल भी, वजन 85 किलोग्राम है, ऐसा कोई उपाय बताइए जो हमें कारगर हो। कुछ मिलते जुलते प्रश्न मैं एक साथ ले लेता हूँ, उनका उत्तर है। और ऐसे हमारे देवेंद्र दीक्षित जी पूछते हैं कि मेरा वजन 5 वर्ष में 72 किलो था पहले, अब 57 बचा है। हम बहुत सारी दवाइयां ले रहे हैं, एलोपैथी दवाइयों का डोज बढ़ता जा रहा है,
क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हम काफी पैदल भी चलते हैं 5 किलोमीटर तक और शुगर कंट्रोल रहती, लेकिन परमानेंट इलाज क्या है? देखिए, इन्होंने सवाल जो है जो पूछना चाह रहे हैं, और सवाल का फ्रेमिंग भी अच्छा है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही जो मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, आपने गौर किया हो कि अगर सड़क पे कारें चल रही है, इसे ध्यान से सुनिएगा आप लोग जी। तो हर कार का एक्सीडेंट हो सकता है। जो कार तेज चल रही है उसके एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा है, जो स्लो चल रही है उसका भी एक्सीडेंट होता है। और अक्सर तो मेरी कार पार्किंग में खड़ी होती है तो खड़ी कार का भी एक्सीडेंट हो जाता है। जो यंग डॉक्टर हैं जिनको गाड़ी खरीद तो ली उन्होंने, रिवर्स करना नहीं आता, तो रिवर्स करते करते मेरी कार को पीछे ठोक के चले आते हैं, एक्सीडेंट करके चले आते हैं। कार में उतरता हूँ ऊपर से अपने दफ्तर से शाम को 7:30 बजे, तो 3-4 डेंट दिखाई पड़ते हैं। कौन लगा के पता नहीं चला। इसी प्रकार से बहुत साल पहले, 8-7 साल पहले, दिल्ली में एक रोड है, लोधी रोड कहलाती है, उसके कॉर्नर पे हैबिटेट क्लब के सामने एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब रहते थे, सरदार साहब थे। अपने घर के बेडरूम में सो रहे थे। एक बहुत तेज गति से रात को कार है, वो बस आई 2-2:30 बजे, उसने बाउंड्री वाल तोड़ी, पेवमेंट तोड़ा, उनके घर की बाउंड्री वाल तोड़ी, ड्राइंग रूम तोड़ा, उनके बेडरूम जाके उनको मार गए। ठीक है साहब, तो एक्सीडेंट तो किसी का भी हो सकता है, ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन जो तो इनमें कि सब कुछ प्रिकॉशन लेने के बाद भी ये बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन प्रिकॉशन लेने से या बीमारी होने के बाद प्रिकॉशन लेने से इन बीमारियों का कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएगा। इन बीमारियों का कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएगा। इसको इस तरह समझिए, आजकल गर्मी का जमाना है, बहुत दिल्ली में 45 या 40 गर्मी पड़ रही, लू चल रही है। हम अपने कमरों में, अपने दफ्तरों में, अपने बेडरूम में, अपने ड्राइंग रूम में एसी चलाते हैं जी। तो उस एसी चलाने से गर्मी कम नहीं हुई, उस गर्मी का असर मुझ पे कम हो गया। ठंड में हम स्वेटर, कंबल, मफलर पहनते हैं, दस्ताने पहनते हैं, मोजे पहनते हैं गर्म, लेकिन उससे ठंड नहीं कम होती है, ठंड का असर मुझ पे कम होता है। इसी प्रकार से ये प्रिकॉशन अगर आप लेंगे तो कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएंगे, बीमारी नहीं जाएगी। अगर आप याद करें, आधा घंटे पहले चर्चा में मैंने एक बात बहुत कड़वी कही थी, थोड़ी नेगेटिव बात कही थी कि एक बार डायबिटीज हो गई तो ये आपके शरीर के साथ घाट तक देगी, मतलब जहां आपका अंतिम संस्कार हो रहा है तब तक रहेगी। लेकिन अगर व्यक्ति विशेष, मरीज विशेष, मैं और आप नियमित रूप से इन बातों का पालन करेंगे तो इससे होने वाली कॉम्प्लिकेशन, इसके लिए उपयोग की जाने वाली दवाइयां, उनकी मात्रा बहुत छोटी रह जाएगी। इतनी सी बात है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। कुछ दर्शकों के सवाल हैं। पुष्पेंद्र सिंह प्रयागराज से पूछ रहे हैं कि मोबाइल का बहुत उपयोग करते हैं और जेब में भी डाल के चलते हैं, इससे हार्ट पे क्या असर पड़ता है? एक बहुत अच्छे दर्शक है अनिल खरे हरपालपुर से पूछ रहे हैं, अधिक खुश होना और अधिक दुखी होना, इससे हृदय पे क्या प्रभाव पड़ता है? ऐसे ही एक दर्शक ने पूछा है कि हमारा अचानक, जिसको हम साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं, पता ही नहीं चलता, सोते सोते चले जाते हैं, धीरेन्द्र गौर पूछ रहे हैं, तो ऐसी कौन सी दवाई है जो हम पर्स में रखें, ऐसी रखें जिससे तुरंत रिलीफ लिया जाए? हार्ट अटैक में कैसे बचते हैं उसके बारे में तो कई उपाय बताए हैं, सीने को ठोकना, दबाना, बचाना। तो हार्ट अटैक में प्राथमिक दवाई कौन सी है जो हम हमेशा साथ रख सकते हैं? देखिए, पहले सवाल जो आपका मोबाइल वाला था जी, मोबाइल फोन से हृदय को नुकसान नहीं होता। मोबाइल से सिर्फ एक फायदा होता है कि आप अपनी पत्नी की डांट सुन सकते हैं, प्रेयसी का प्यार भरी मुनहार सुन सकते हैं, अपने बच्चे की डिमांड सुन सकते हैं, जब चाहे वो आपसे कह सकता है ये चाहिए मुझे, और हृदय रोग का कोई मतलब मोबाइल से नहीं है। बात नंबर 2, इन्होंने कहा कि सोते सोते मरीज चला जाता है, तो मैं तो ऐसा कोई मरीज नहीं जानता कि सोते सोते उठ कर दवाई खा ले और अपने सोने को बता ले। बात नंबर 3, अगर व्यक्ति विशेष जगा हुआ है, उसे ऐसा लग रहा है कि उसे हृदय
घात हो रहा है या हार्ट अटैक पड़ रहा है, तो एक दवाई है जिसे कहते हैं हम लोग एस्प्रिन, एस्ट्रल सैलिसिलिक एसिड। ये नॉर्मली सर दर्द के लिए, बुखार के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन पिछले कई सालों के शोध से मालूम पड़ा है कि यदि हृदयघात हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, उस समय इसकी 2 गोली खाने से उससे हृदयघात से होने वाले नुकसान को करीब 50 से 80% तक बचाया जा सकता है। एस्प्रिन की गोली व्यक्ति विशेष, परिवार विशेष घर में रख सकते हैं। अगला प्रश्न। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक हमारे कॉमन प्रश्न जो सबके बीच से आया है वो यही आ रहा है कि हमारे खान पान आदत व्यवहार के कारण प्रदीप खरे पूछ रहे हैं कि फ्रोजन शोल्डर से ग्रसित हो गया हूँ, क्या इसका भी डायबिटीज से कोई वास्ता है? बिल्कुल सवाल ठीक पूछा इन्होंने। डायबिटीज मेलाइटस के जो लोग 40 से 55 साल की उम्र के बीच में हैं, उसमें करीब 40% मरीजों को फ्रोजन शोल्डर होगा। और उनको ये भी बता दीजिए कि अगर दाहिने में हुआ है तो बाएं में भी जरूर होगा 6-8 महीने के बाद। अच्छा, अभी कितने दर्शक लोग जुड़े हुए हैं हम लोगों के साथ? हमारे साथ डॉक्टर साहब इनसे पूछ लीजिए, बोर तो नहीं हो रहे हैं? नहीं, बहुत आनंद आ रहा है हमें। लिख के लगातार सवाल आ रहे हैं, कह रहे डॉक्टर साहब तो उनको घर की तरह चर्चा कर रहे हैं। हमने कहा डॉक्टर साहब को हमने इसलिए ऐसे डॉक्टरों को चुनाव किया है कि जो वास्तव में दिल की बात कह सके और ऐसी बातें दिमाग से वो उनके अंदर भी घुस सके। आज आपने पंप का उदाहरण, मोटर का उदाहरण, ट्रैक्टर का उदाहरण, मारुति इंजन और ट्रक के उदाहरण से लेके जो घटनाएं सुनाई है, हमें लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। आपके भी दाहिनी तरफ शायद प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे, आप भी दे सकते हैं। और बहुत बड़े बड़े व्यक्ति जुड़े हुए। सिंगई संजय जैन जी हमसे पूछ रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को हृदय संबंधी रोग है, कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा है, तो हमें कौन सा तेल खाना चाहिए? और आपने अभी जो गर्भावस्था के बारे में बताया उसके बारे में श्यामलाल गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि गैस की तकलीफ और कई बार हम पेट में भारीपन के कारण समझ नहीं पाते कि हार्ट का दर्द है या पेट का दर्द है। ये बहुत अच्छा सवाल है इन्होंने पूछा, श्यामलाल गुप्ता ने। नहीं, इसको बारी बारी से दोबारा एक बार कर ले, हम लोग क्या कह रहे हैं बताइए। इनका कहना है कि हम तेल जो खाते हैं बाजार का, उस तेल के कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कई बार गैस की शिकायत बनने के कारण हम भ्रम में रहते, पेट में गैस बन रही है, जबकि होता है वो हार्ट में प्रॉब्लम। तो गैस और हार्ट का दर्द अलग अलग कैसे पहचान सकते हैं? इस पहचानने के लिए इनको ज्यादा कुछ नहीं करना है। इनको 5 साल के लिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, एमबीबीएस की डिग्री लेना चाहिए, और उसके बाद ही ये जान पाएंगे कि ये कैसे किया जाए। अब तो इनकी उम्र हो गई, तो बड़े पत्रकार हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आपके बैलेंस शीट को पढ़ सकते हैं। लेकिन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक दो लोगों के मैं नाम केवल लेता हूँ। गजेंद्र सोनकिया जी पूछते हैं कि उनकी माता जी 65 साल की हैं, सीने में दर्द हुआ, उनके 7 ब्लॉकेज हैं, तो क्या 7 ब्लॉकेज वाले की बाईपास सर्जरी हो सकती है? और उसके लिए क्या सावधानी करना चाहिए, कितना खर्चा आता होगा? माता जी की उम्र कितनी बताई इन्होंने? 65 ईयर। देखिए, ब्लॉकेज के नंबर पे मत जाइए, ब्लॉकेज की लोकेशन पर जाइए। मैं इसका उदाहरण कई बार देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। जैसे कागज कर लिखते लिखते कभी मैं शाही का इस्तेमाल आज भी करता हूँ, बाल पेन का इस्तेमाल केवल ट्रेवल में करता हूँ। अगर टेबल पे अपने हूँ, कार्यालय में हूँ, तो मैं शाही का इस्तेमाल करता हूँ। अगर बात लिखते लिखते शाही जो है मेरे हाथ पे कभी लग जाती है और मैं मगन हूँ किसी काम करने में, तो बात करते हुए मुंह गाल खुजलाया और शाही यहाँ लग जाती है, कभी कभी हाथ में भी लग जाती है। तो अगर चेहरे पे लग गई तो मैं क्या करूंगा? तुरंत बाथरूम जाऊंगा, उसको धो के मिटा दूंगा। लेकिन अगर उंगली में शाही लगी हुई है तो घर जाते वक्त काम करते खत्म होने के बाद ही उसको हटाऊंगा, उसके लिए अपना काम नहीं छोड़ूंगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं बात समझने में? बिल्कुल सही। शाही का क्या स्थान पे लगी है शाही, उससे डिपेंड करता है कि उसकी क्या वैल्यू है। तो ब्लॉकेट के नंबर से वैल्यू नहीं है, वैल्यू है कि ब्लॉकेट हृदय की धमनी में किस जगह पे है। इसलिए इसका उत्तर एंजियोग्राम देख के ही अच्छी से ठीक से दिया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न पूछ लें साहब। डॉक्टर साहब प्रश्न पूरे। मुस्तफा रजा और राजेश वर्मा
इन्होंने बहुत मेहनत करके पूरे प्रमाण पत्र तैयार किए, सबको वितरण में मदद की। मैं विनीत रावत, संकल्प, रंजीत कुमार, इनका भी सम्मान करता हूँ। न्यास की हमारी सचिव श्रीमती आशा रावत, मालती मिश्रा, रेखावस्थी कोषाध्यक्ष, रचना मिश्रा, प्रमिला, इन सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपने इतने मीठे शब्दों में बात कही कि हमें तो लगता है कि आप भी बुंदेलखंड के कहीं ना कहीं अंश रखते हैं। अब अपने गांव का नाम और शहर बता ही दीजिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लोगों को भी बाटी कम से चोखा खाने के बाद, है बाटी चोखा खाने के साथ खाने साथ के बाद बाटी चोखा जरूर खिलाया जाएगा। बिरचुन और सत्तू हम कल आपके घर भिजवाने वाले हैं, मेरे पास रखा हुआ है अभी। हम वेट करेंगे उसका। सत्तू का आपने बड़ा बताया, बुंदेलखंड के लोग इन चीजों को भूलते जा रहे हैं, उनको नहीं लगता नहीं, है ये कि बहुत शायद जो है। आवश्यक है। जो भी मैंने बात कही है वो सब जी, प्रमाणिक बात कही है, साइंटिफिक बात कही है। मैंने जरूर भाषा ऐसे इस्तेमाल करी, जानबूझ के ऐसी करी ताकि सब लोगों को बात समझ में आए। ठीक है। बहुत अच्छे और समझा। मैं बहुत ही सत्तू को भी पसंद करता हूँ, बाटी को भी पसंद करता हूँ, चोखा भी बहुत पसंद करता हूँ, दाल बाटी भी पसंद करता हूँ। और मैं मानता हूँ ये खाना, बुंदेलखंड का जो खाना है, वो विश्व के जी, किसी भी खाने से बेहतर खाना है। वो विश्व के किसी भी आप खाने से बेहतर खाना है। आपने जो जो सलाह मानी, मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करता हूं उनको अवश्य पालन करेंगे। कम से कम लोग बीमार पड़ेंगे, और बीमार पड़ेंगे तो आप इलाज के लिए यहाँ बैठे हैं। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास करबद्ध आपका आभार व्यक्त करता है। सभी हमारे मीडिया के बंधुओं का, मित्रों का विशेष रूप से आभारी हूँ। कल वो आपका पूरा इंटरव्यू प्रकाशित करें, जिससे जो लोग जुड़ नहीं सके वो पढ़ सके, और पढ़ने के बाद अपने प्रतिक्रिया सुझाव जो आएंगे वो भी मैं आप तक शेयर करूंगा। बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। पूरे 2 घंटे की चर्चा हमारी हो गई है, मैं आपका आभारी हूँ।